हार्ड समझ के, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है, बस आपको चीजें समझ लेनी चाहिए और समझ में एक बार आ गई ना तो बहुत इजी टॉपिक है। अगर आप पढ़ते नहीं है, ऐसे तुक्का मारते हैं तो प्रश्न वो गलत हो जाते हैं, तो आपको हार्ड चीजें लगती हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे वीडियो में, इस वीडियो में पहले तो हम आपको जो प्रीवियस ईयर में जो बार बार प्रश्न आ रहे हैं, बार बार ऐसे रिपीटेड हो रहे हैं, वो सारे हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तथा कहाँ से प्रश्न बनते हैं, यानी कैसे प्रश्न आगे पीछे घुमा के पूछता है, वो भी हम आपको समझाएंगे। ये प्रश्न आ सकता है इस बार, ये ऐसे पूछा था तो अब इस बार ऐसे बनेगा। प्लस तीसरा क्या है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बहुत ज्यादा, यानी कि इस बार आने की संभावना है उन प्रश्नों को, उनको भी शामिल किया गया है इस वीडियो में। तो इसलिए ये बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए वीडियो होने वाली है। 50 प्रश्न इसमें रखे गए हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, पहली बार एग्जाम देंगे, उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होगी। और जो पुराने एस्पिरेंट्स हैं, जिनका JRF 1-2 मार्क्स रह गया था, नेट रह गया था, उनके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इस एक ही वीडियो से। यानी आपने एक वीडियो कवर कर ली तो समझ लो एग्जाम में अब जो 9 से 10 प्रश्न आ रहे हैं ना, उसमें आप बहुत कम चांसेस रहेंगे गलत होने के, यानी आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एक वीडियो से, आप सही कर पाएंगे। तो हमारा कहने का आशा ये था कि आप वीडियो को अच्छे से देखें और लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो। जो भी साथी अगर UGC नेट JRF की तैयारी करें तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रख लें, और उन वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें जो भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी हेल्प के लिए वीडियो बनाई जा रही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो इसलिए वीडियो बनाई जा रही है हमारे द्वारा टाइम निकाल कर। तो आज ये 9 वीडियो का 9 पार्ट है, यानी कि 9 पार्ट का मतलब इन द सेंस यहाँ पे 9वां यूनिट है। ये 10 यूनिट भी डाल दी गई थी, कल 10 यूनिट डाल दी थी, आज 9वीं यूनिट रिकॉर्डेड कर रहे हैं। जब समय मिलता है तो रिकॉर्ड कर ली जाती है। ये प्रश्न आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए पहले आपको बेसिक जानकारी देते हैं। जो योग के अध्यापन विधियां हैं, योग के अनुप्रयोग में बताई गई हैं, फिर सीधे प्रश्न लगाते जाएंगे जो आपको ये प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि चीजें पहले स्पष्ट के लिए समझ में आती है ना, तो आप बार बार रिवीजन हो जाता है, चीजें दोहरती रहती हैं, को हमें रटनी नहीं है। रटने वाली चीज क्या होती है ना, एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि वो गलत हो जाती है रटी हुई चीज, तो वो हमें काम नहीं करना। एग्जाम से पहले हमें हर चीज की बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रैक्टिस और रटने में बहुत अंतर होता है साथियों। चलो चलते हैं, पहले आपको बताते हैं बेसिक जानकारी। सबसे पहले हम जान लें इस योग के अनुप्रयोग में क्या रखा गया है साथियों। ये यौगिक अभ्यासों को वर्गीकरण को डिवाइडेशन किया गया है। यौगिक अभ्यासों का वर्गीकरण। अब ये कैवल्य धाम है ना, कैवल्य धाम लोनावाला, उसके अनुसार ये हमारे सिलेबस में ऐड किया गया है। तो ये यौगिक अभ्यासों का वर्गीकरण 6 प्रकार से किया है, यानी 6 भागों में डिवाइडेशन किया है। तो वो आपको समझाएंगे, आपने एक बार वो समझ लिया सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसी में अंतिम भाग है अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। उसी में से प्रश्न बहुत आ रहे हैं, आप 2 साल के पेपर उठाएंगे 6 माह। तो हम आपके सामने पहले सारे बता दे रहे हैं। 6 भाग है, पहला क्या क्या बटा हर प्रश्न, जैसे आसन है, पहला इसमें आसन बताया गया भाग। तो आसन को क्या है ना, 3 प्रकार से आसन डिवाइडेशन किया। हर बार 2 से 3 बार प्रश्न आसन वाला भी आ चुका रिपीटेड। और 3 आसनों में कौन कौन से बांटे, पहले ध्यान धारणात्मक आसन, धारणात्मक आसन। तो इन आसनों में कौन से रखे गए, ध्यान धारणात्मक। ये भी प्रश्न हर बार आता है, कभी ये पूछ लेता है प्रीवियस ईयर। तो ध्यान धारणात्मक बोलेगा बैठकर किए जाने वाले आसन जिसमें सिर, गर्दन और धड़ सीधे रहे। जो आपने ऋग्वेद वगैरह वेदों में जिक्र हुआ हुआ, सिर, गर्दन सीधी एक सीध में रहती हैं, तो ध्यान धारणा तो आसन बोला गया है। यहाँ पे कैटेगरी उनको इसके अंतर्गत रखा गया है। दूसरी कैटेगरी समझाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप और नोट्स बनाते जाइए, ये बहुत ईजी है। ये ऐसे किसी ने नहीं पढ़ाया होगा आपको फ्री क्लासेज में, पेड में तो रहते हैं, पेड में भी बहुत सारे लोग समझा नहीं पाते इन चीजों को। दूसरा संवर्धात्मक आसन। तो अब संवर्धात्मक आसन ये 3 कैटेगरी के दूसरा कैटेगरी में बांटा गया। संवर्धक में क्या, वो कौन से आसन लगेंगे, जो शरीर को मजबूत करने वाले आसन है। अब शरीर को मजबूत करने वाले आसन कौन से हैं, जैसे एडवांस आसन, चक्रासन हो गया, चक्रासन हो गया, पश्चिमोत्तासन हो गया। जो गति संवर्धक आसन को बोला जाता है, ऑप्शन में भी आता है गति वाले जितने हैं ये गति वाले हैं। पहला था जो ध्यान धारणात्मक आसन, तो गर्दन धड़ सीधे रहे, उसमें बोला गया। संवर्धात्मक गति वाले यानी कि शरीर को मजबूती ने, पश्चिमोत्तासन हो गया, चक्रासन हो गया, धनुरासन हो गया, ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं। तीसरी कैटेगरी क्या बांटी गई है, इसी एक ही क्लास में आपको सारे नोट्स भी बन जाते हैं, चीजें क्लियर भी करते हैं, फिर सीधे प्रश्न लगाते जाते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपकी ये वीडियो। तीसरा बताया शिथिलात्मक आसन, शिथिलात्मक आसन। अब ये शिथिलात्मक आसन क्या है साथियों, तो शिथिलात्मक आसन ये संख्या में तो कम होते हैं, लेकिन ये आसन क्या है, ये आसन लेट कर किए जाने वाले आसन शिथिलात्मक कहते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य है इनका शरीर और, लिख देते हैं, शरीर और मन को विश्राम देना।
शिथिलात्मक आसन है, यानी शरीर और मन को विश्राम देने वाले आसन कैटेगरी में रखे गए हैं और ये अधिकतर लेटकर आसन किए जाते हैं, उनको शामिल किया गया है। जैसे बहुत बार एग्जाम में यार इरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। शवासन, शवासन, अब ये लेट कर करने वाला शवासन आसन है और ये क्या कार्य कर रहा है, शरीर और मन को विश्राम की अवस्था दे रहा है। शवासन हुआ, मकरासन भी पोजीशन हो गई लेट कर किए आने वाला आसन में, मकरासन शशांक आसन हो गया। तो जी शरीर को विश्राम दे रहे हैं, शरीर और मन दोनों को। तो ऐसे प्रश्न आए ना कि शरीर और मन को विश्राम देने का निम्न में से किस कैटेगरी में आसनों को रखा गया है, शिथिलात्मक में रखा गया है, संवर्धात्मक में रखा गया है या ध्यान धारणात्मक में रखा गया है। तो शिथिलात्मक आसन आपका प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि ये एडवांस प्रश्न बनते हैं ना, जो हम बता रहे हैं कहाँ से प्रश्न कैसे क्या बनता है उसका पे बने, तो वही प्रश्न अगर ऐसे बना तो इसका आंसर ये होगा। और संवर्धात्मक में आसन कौन है, गति करने वाले, जैसे एडवांस आसन मान कर रख लीजिए। एक तरह का खिंचाव पैदा होता है कि ये रुकिए, पश्चिमोत्तासन है, पश्चिमोत्तासन हम कर रहे हैं, इसमें क्या है साथियों, खिंचाव पैदा हो रहा है। यहाँ से हमने हाथ पकड़े कि ये होल्ड किए रख दे रहे, फिर अपने पीछे का स्थिति फिर वापस आए, तो खिंचाव पैदा हो रहा है, यानी एक तरह गति है। और पहला तो इजी है, आपको ध्यान रखना, बार बार दोहराते रहेगा। ध्यान धारणात्मक आसन ध्यान टाइप का है, सिर गर्दन धड़ सीधी रहनी है, बस बैठ के करने वाले आसन है। उसमें ध्यान कैसी अवस्था का, बैठकर, तो बैठकर सिर गर्दन धड़धन एक अवस्था में ध्यान धारणा तो हो गया। संवर्धात्मक में क्या है, संवर्धात्मक क्या हो, गति वाले आसन हो गए, गति वाले यानी संवर्धन करने वाले, यानी कि एक तरह खिंचाव पैदा कर रहे हैं कि ये रुके, पश्चिमोत्तासन हो गया, धनुरासन हो गया ये। और लेट का शिथिलात्मक, जो शरीर को मन को विश्राम दे रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आसन पहला। दूसरा क्या इसमें बांटा गया, एक बार जो चीजें समझ ली ना, नोट्स बना ली ना आपको, तो कोई भी चीज आपकी कॉन्सेप्ट को हिला नहीं पाएगी, यानी एग्जाम में आप जो प्रश्न आएगा वो सारे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर पाओगे। दूसरा इसमें रखा गया प्राणायाम को, तो प्राणायाम तो आपने घीरंड संहिता में हठप्रद्युप का पढ़े होंगे ना, वही चीज इसमें बताई गई है, कोई अलग एक्स्ट्रा नहीं बताया गया। बट इसमें ये चीज बताया गया प्राणायाम कैसे करना चाहिए, वो इसमें बताया, अनुपात का रेशियो यहाँ से प्रश्न आता है। पहले तो वही नॉर्मल चीज है, सांस को लंबी सुखद समयावधि रोक के रखना है, वो प्राणायाम कहलाता है। अब श्वास और प्रश्वास का अनुपात बताया है यहाँ पर, जो हमने रेचक पूरक का अनुपात बताया ना, तो श्वास ऐसे आता है कि निम्न में से श्वास और प्रश्वास का अनुपात कितना बताया गया है, या तो कभी ये लेता केवल धाम लोनो वाला अनुसार, या सीधे पूछ लेता है कि श्वास प्रश्वास का अनुपात कितना है निम्न में से, डिफाइन भी नहीं करता लोनो वाला के अनुसार। तो श्वास प्रश्वास का अनुपात यहाँ पर 1:2 बताया गया है, आपको सीधे याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर प्राणायाम के कारण बताया है कि जो एएनएस को एक्टिव करते हैं, यानी ऑटोनोमिक सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम, उस पर फर्क पड़ता है इनका प्राणायाम का। प्राणायाम ध्यान आदि की स्थिति की प्राप्ति के लिए उपयोगी है। दूसरा बताया है कि लिख देते हैं यहाँ पर, पहला था एएनएस, लाभ इसका, प्राणायाम के लाभ, प्राणायाम लाभ, प्राणायाम के लाभ, एएनएस। दूसरा इसका हो गया ध्यान आदि की स्थिति प्राप्ति के लिए उपयोगी। तो ये 2 बताए गए हैं, इनमें से अगर पेपर में आए यही घूम फिर कर पूछते रहते हैं, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं लगना। ठीक है, इरेज कर देते हैं, आगे समझाते हैं। एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, प्राणायाम से संबंधित आसन का आपका पूरा खत्म कर दिए, 3 भागों में बांटा गया है, आसन आपको समाप्त हो गया। अब ऐसी प्राणायाम को कर रहे हैं, तो प्राणायाम को जो पहला बताया था अनुपात वो पूछता है, लाभ 2 पूछ लेता है। फिर इनका एक प्रश्न यहाँ से पूछ लेता है, नियंत्रित प्रश्वसन को क्या कहते हैं, ऐसे ही लिखा है नियंत्रित प्रश्वसन, यानी श्वास लेना, नियंत्रित प्रश्वसन यानी श्वास लेना। तो श्वास लेना को पूरक, आप जानते होंगे तो बेसिक है पूरक, लेकिन नियंत्रित प्रश्वसन लिखा जाता है एग्जाम में, यहाँ कंफ्यूजन फैल जाता है। श्वास लेता हूँ सभी जानते हैं पूरक, लेकिन नियंत्रित प्रश्वसन आता है लिख के। ठीक है, ऐसी दूसरा लिख के आएगा नियंत्रित धारणा, नियंत्रित धारणा, ये किससे संबंधित है, कुंभक से संबंधित है। अब नियंत्रित धारणा तक, कुंभक तो आप समझ जाओ प्राणायाम के लिए, नियंत्रित धारणा नहीं समझ पाओगे, तो यहाँ पर यहाँ कुंभक बोला गया है। तीसरा क्या बचा, अब तीसरा ही बचा था, उसको भी यहाँ पर क्या बोला गया है, नियंत्रित निश्वसन, नियंत्रित निश्वसन, नियंत्रित निश्वसन को बोला गया रेचक। तो ये तीनों अवस्थाओं के आपको नाम याद करना, नियंत्रित निश्वसन सांस को निकालना, नियंत्रित निश्वसन यानी सांस को निकालना रेचक। तो 3 अवस्थाएं बताई गई प्राणायाम में, जैसे और बताई गई, लेकिन यहाँ पर थोड़ा नाम बदल दिए गए, नियंत्रित प्रश्वसन बोल दिया पूरक को, नियंत्रित धारणा बोल दिया यानी कुंभक को, धारण के किए हुए हम उसको, जो भी हमने सांसें ली है। फिर नियंत्रित निश्वासन यानी रेचन कर दिया उसको।
और अनुपात कितने में बताया इसका, 1:2 में बताया श्वास प्रश्वास का। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखनी है। लाभ क्या है, एएनएस यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर ये प्रभाव डालते हैं। दूसरा लाभ था ध्यान आदि के लिए लाभकारी बताए गए प्राणायाम, ध्यान आदि के लिए लाभ था। ठीक है, अब बंद मुद्रा, तीसरा जो भाग बांटा ना, बंद और मुद्रा, प्राणायाम पहले आसन फिर प्राणायाम फिर बंद एवं मुद्रा। 6 अभी पढ़ाए थे, फिर सीधे एकदम चलाते 6 में जो फिर सीधे आपको प्रश्न लगाते जाएंगे जो योग की अध्यापन विधियां प्रश्न आता है। तो पहले 5 को बेसिक समझा देते हैं कि प्रश्न यहाँ से भी आते हैं। बंद मुद्रा का सीधे सीधे वही बंद मुद्रा जो हमने पढ़ी है, जो हठपीते घिरंड में, क्योंकि वहां से प्रश्न था, लेकिन इनके लाभ में यहाँ पर बताया कि शरीर की अर्ध ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों पर बंद अभ्यास को पकड़ है, यानी प्राणायाम में होने वाली मुद्राएं प्राय बंद कहलाती हैं। ऐसा यहाँ पे कहा है, प्राणायाम में करने वाली मुद्राएं प्राय बंद कहलाती हैं। ठीक है, तो वही जालंधर और उद्यन यहाँ पर कोई अलग नहीं है, जो अलग चीजों भी बताते हैं। अब आता है चौथा भाग, क्रियाएं। अब क्रियाएं में क्या है, जो षटकर्म क्रिया है ना, धोती वस्ती नेति त्राटकनौली कपालवाती, जो घेरंड की है, घेरंड और हट प्रदीप का। तो यहाँ पर षट क्रिया क्या करती हैं, वही सब चीजें शुद्धि क्रिया के लिए बताई गई हैं। क्लींजिंग प्रोसेस बोलते हैं ये, तो कोई ज्यादा वो नहीं। अब ध्यान आता है 5वां, अभी 6वां आएगा, वही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फिर वो प्रश्न लगाते जाएंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये आपकी हेल्प के लिए वीडियो बना रही है, तो पूरी वीडियो देखनी है आपको, सिस्टमेटिक तरीके से चीज करनी है, तभी एग्जाम निकलता है। ऐसा नहीं है स्किप कर दिया, चीजों को हल्के में ले ले। तो यहाँ पर ध्यान को क्या बताया है कि मानसिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने का अभ्यास है। सीधे प्रश्न भी 102 बार आया है कि ध्यान क्या है, तो मानसिक वृत्तियों पर नियंत्रण करने का अभ्यास बताया, करने का अभ्यास, यही ध्यान है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट, जो 6वां बताया है। तो 6वें को क्या है, 6वां भाग बताया है, लोनावाला के अनुसार पढ़ रहे हैं, अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास, प्रशिक्षण अभ्यास। ये अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास क्या है, तो यौगिक ग्रंथों में जिन्हें हम यम और नियम कहते नहीं है, वही यहाँ पर चीज है, अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। यानी हमने ये ग्रंथों पढ़ा, हठप्रदीप का पढ़ा, हमने पतंजलि पढ़ा, यम नियम क्या थे, स्वयं पर कंट्रोल, दूसरों समाज के प्रति कंट्रोल, नियम का यही तो अर्थ है वहां पे। तो अपने आचरण को नियंत्रित कर एक विशिष्ट अभिव्यक्ति निर्मित करते हुए स्वयं द्वारा लगाए गए प्रतिबंध है। यहाँ पर ये कहा गया, अपने आचरण को नियंत्रित करते हुए एक विशिष्ट अभिव्यक्ति पैदा करना है, विशिष्ट अभिव्यक्ति बनाना स्वयं द्वारा लगाए गए प्रतिबंध है। यम नियम सभी यौगिक अभ्यासों के आधार हैं। यहाँ पे जो यम नियम बताए ना, क्योंकि शुरू में भी अष्टांग योग में यम नियम क्यों रखे गए हैं, क्योंकि सभी अभ्यासों के आधार माने गए हैं, इसलिए शुरू में रखे गए हैं। ठीक है, सारी चीज क्लियर हो गया, प्रश्नों के चलते हैं और आपको लगाते जाएंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना। आपको बहुत अच्छी से सारी चीजें आपको समझाई हैं। यहाँ से प्रश्न आए तो आप सारे दे देंगे, नोट्स बना लेना, आपको वीडियो स्पीड में पॉज करके देख के, अगर आपको पहले से नोट्स वगैरह तो रिवीजन कर लो स्पीड में देख कर। ठीक है, प्रश्न में चलते हैं, चलो। पहला प्रश्न है यहाँ पर, ज्ञात से अज्ञात की ओर किसका सिद्धांत है। यानी ये ज्ञात है ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो जी किसका सिद्धांत बताया गया, 4 ऑप्शन दिए गए, शिक्षण का बताया गया, शोध पद्धति का बताया गया, चिकित्सा का बताया गया, प्रबंध का बताया गया। तो यहाँ पर ये ज्ञात से अज्ञात है ना, यहाँ पर जो शिक्षण अध्यापन की विधियां बताया गया है, अधिगम बोलते हैं ना, अधिगम तो लर्निंग को बोलते हैं, टीचिंग अध्यापक होता है। तो अध्यापक की विधि में ये बताया गया है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब ये क्या होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हमने जो आपके सामने चीजें दोहराई थी ना, जो हम ज्ञान है, जैसे किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, भूमिका, जैसे कोई भी क्लास चल रही है, जैसे मान लो केमिस्ट्री क्लास चल रही है, एक बेसिक एग्जांपल देते हैं, तो केमिस्ट्री क्लास है, योग की क्लास समझ लीजिए, योग की क्लास चल रही है। तो बहुत से लोगों को आसना के बारे में जानकारी नहीं होगी, आसन क्या है, कैसे 84 आसन दिए, 84 आसन होते हैं, ये कोई भी जानकारी नहीं होगी। तो टीचर का क्या काम होता है, जो ज्ञात चीज है, ज्ञात मतलब ज्ञान, उस ज्ञान का पहले छोटा सा परिचय दे देना, भूमिका तैयार कर देना। तो इससे क्या लोगों के बीच इंटरेस्ट जग जाता है, जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो ऐसे धीरे धीरे ज्ञात से अज्ञात की ओर ले रहे हैं। अब उसको अज्ञात ज्ञान है ना, उसको दे रहे हैं टीचर को। शुरू में हम उनको अज्ञात चीजें बता जाएंगे, तो हो सकते हैं 50 स्टूडेंट क्लास में हो, 50 स्टूडेंट में से बोरियत लगे, लोगों को ज्ञान ना समझे, क्योंकि अज्ञात चीज शुरू में किसी को समझाते ना,
तो अज्ञात ही रह जाती हैं, वो प्रकट नहीं होती, यानी वो समझते नहीं है। 2-4 स्टूडेंट ही होंगे वो समझने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए उनको रुचि पैदा करने के लिए यहाँ पर क्या है, ज्ञान को ऐसे विस्तार थोड़ा बेसिक में समझाते हैं और ऐसे अच्छे वे में समझाते हैं कि 84 आसन बताए गए हैं हमारे, तो 84 आसन को कैसे कैसे जोड़ा गया और कैसे आसनों से जोड़ के मोक्ष की प्राप्ति होती है, हम शरीर से करते थे, बेसिक भूमिका दे दी। तो ये ज्ञात यानी ज्ञान से अज्ञान की ओर ले आए, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, फिर अज्ञात एक बड़े स्तर पर उसको समझा देते हैं। तो जो पहले उनकी भूमिका बन गई ना, समझने की रुचि अब जागृत होगी, तो वही चीज है, अब अज्ञान ज्ञान भी उनके अंदर समझ में आने लगेगा। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन कर दे, कोई भी ऐसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता, आप कोई भी कंफ्यूजन रखना, आपको जो एग्जाम में प्रश्न आए फिर भी अगर समझे तो कमेंट बॉक्स आपसे खुलिए, कमेंट कर दीजिए, दोबारा से समझा देंगे। योग शिक्षण में छात्रों को बैठने की सबसे उपयुक्त व्यवस्था कौन सी है? 2017 में आया है, पंक्तिबद्ध, वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार या बिखरे हुए। तो योग शिक्षक यहाँ पर पूछा गया है कि इंपोर्टेंट प्रश्न है, फिर समझाएंगे अच्छे से। योग शिक्षण में छात्रों के लिए, तो यहाँ पर योग शिक्षण में चंद्राकार विधि बताइए। चंद्राकार कैसी विधि है? चंद्राकार ऐसी विधि है जैसे ये, अब ये बैठा क्या है चंद्राकार विधि, ये भी तो आप समझ लो। जैसे आप मान लीजिए स्टेज है, ये आपका स्टेज है, ठीक है, आप इस स्टेज पे बैठे हो, तो अगर हम पंक्ति बनाएंगे ना, पंक्ति वाला हम बैठाएंगे सभी सीखने वालों को योग के लिए, तो पंक्ति में आगे वाले को दिखेगा, इसको नहीं दिखेगा, पीछे इसको भी नहीं दिखेगा, इसको भी नहीं दिखेगा, तो मेथड बेकार हो गया। दूसरा मेथड क्या आता है? वृत्ताकार। तो वृत्ताकार में हम बनाएंगे, तो पूरा वृत्त बनाएंगे, तो उसमें क्या है, पीछे वाले को हो सकता है बहुत सी पोजीशन ना दिखे, हम समझा रहे हैं कि हाथ आगे हम झुकाए तो हाथ पेट पे हम दब भी रहा है या खड़ा है, ऐसे मंडूकासन करते हैं, तो ये भी विधिगत होगी वृत्ताकार। अब बिखरे हुए क्या है? बिखरे हुए में कैसे, कभी इधर आधे बैठा लिए, आधे उधर बैठा लिए, तो हमें समझ में नहीं, हम किसको सिखाना चाह रहे हैं, कभी इधर दिखाएं कभी उधर, तो सारी विधियां बेकार है। इसलिए ये हमारी योग में अर्धचंद्राकार विधि बताइए। अर्धचंद्राकार का मतलब इतना है, ये पूरा आप स्टेज पे बैठे हो, ये बीच में, तो पूरा चंद्रकला सबको दिखेगा समान रूप से, यहाँ जो बैठा होगा उसको भी दिखेगी क्री जो हम इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यहाँ भी दिखेगा, यहाँ जो बैठा होगा यहाँ भी दिखेगा, यहाँ जो बैठा होगा यहाँ भी दिखेगा, तो सारे सब देख पाएंगे। इसलिए सबसे बेस्ट विधि है चंद्राकार में उनको बैठाना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बार बार रिपीटेड प्रश्न होता है, कोई भी कंफ्यूजन रखना इस प्रश्न में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलिए, भगवत गीता के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए शिष्य के 3 गुण क्या बताए? अब जो सीधे श्लोक में बताया गया, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, वही पूछा कि 3 गुण कौन से हैं? प्रतिपाद, प्रतिप्रश्न, सेवा, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। तो ये तो सारे तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान ये भी नहीं हुआ, क्योंकि ये तो अलग चीज है, ये श्रवण, मनन, निधिध्यासन। तो इसमें प्रतिपाद, प्रतिप्रश्न और सेवा, यानी सेवा भाव रखना, प्रतिप्रश्न यानी कोई भी शंका हो तो उसको पूछ लेना, प्रतिपाद यानी उसको पालन करना। ठीक है, तो ये 3 चीज बताएंगे सीधे श्लोक में। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, बड़े समूह। अब जो बड़े समूह की पूछा गया, छोटे समूह पहले तो समूह पे, तो उसके पिछले किस में बैठा चाहिए? तो अर्धचंद्राकार में, तो सबको समान रूप से देखे। अब जो बड़े समूह के आगे, बड़े समूह का क्लास ले रहे हैं, तो बड़े समूह को योग सिखाने के लिए कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है? यहाँ विधि पूछी है, जो पढ़ाने वाली विधियां होती है ना, तो उसमें से कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है? 4 ऑप्शन दिए गए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, बहुत रिपीटेड प्रश्न, 2017 प्रश्न आई है, व्यक्तिगत स्पर्श, व्याख्यान विधि या प्रोजेक्ट विधि या निर्देशन विधि। अब जहां में क्या पूछा, बड़े समूहों को, तो बड़े समूहों को साथ ही निर्देशन विधि बताइए। निर्देशन होता है कमांड देना, निर्देश देना। हम योग से जोड़ेंगे चीजों को, हम योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं ना कि और सब्जेक्ट का। तो योग हमारा प्रैक्टिकल बेस है। प्रैक्टिकल बेस में क्या है, जैसे हमने मान लो किसी को हमने बोला, हम बैठे हुए स्टेज पर कि धनुरासन करो, तो हमने धनुरासन लोगों को 50 स्टूडेंट है, उनको हमने कमांड दी, तो 50 लोगों को एक साथ कमांड दे दिया, निर्देशन दे दिया, धनुरासन करो, तो सभी धनुरासन करने लगे। अब व्याख्यान विधि, लेक्चर वगैरह में क्या होता है, खाली हमने लेक्चर दी, लेक्चर की निपुणता नहीं होती है कि हमने कोई पीछे बैठा हो, कोई आगे बैठा हो, सुने ना सुने, या इंटरेक्ट अच्छा नहीं हो पाता। तो सबसे ज्यादा इंटरेक्ट होता है ना स्टूडेंट और टीचर के बीच में ना, तो वो सबसे निर्देशन अभ्यास में माना गया है, यानी इसमें निर्देशन देना, निर्देशन देके किसी क्रिया को करवाना योग को। तो ऐसे करके याद कर लो। स्पर्श, व्यक्तिगत स्पर्श ऐसा नहीं है एक एक को जाके सिखाए, वो जाकर एक के पास गया धनुरासन करो, तो इसमें बहुत टाइम की खर्ची होगी और लोग कुछ करेंगे कोई नहीं करेंगे, तो सीधे सबको एक साथ निर्देश दे दिया उसने, इसलिए निर्देशन बोला है। व्याख्यान भी सही नहीं है, व्याख्यान केवल लेक्चर बेस पढ़ाने के लिए होता है। तो होटो की जिनको निपुणता आती है, वही चीज समझ पाते हैं। देखिए आपको कोई लेक्चर दे रहा है, क्लास में 50 स्टूडेंट है, 10 या 12 लोग एक्टिव होकर सुन रहे हैं, बाकी सब पीछे उधमबाजी कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट, तो वो बोलते व्याख्यान विधि, तो सबसे खराब यही विधि है व्याख्यान। हालांकि ये और इसकी एजम्पशन भी है, अच्छी भी है, लेकिन यहाँ खराब है। प्रोजेक्ट विधि क्या है? प्रोजेक्ट के अनुसार दिखाना, तो उसमें भी नहीं है। जो प्रोजेक्ट के अनुसार क्या है, हम आपको लाइव कोई चीज दिखा रहा है, तो हो सकता है उस पर लोगों का ध्यान ना हो, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारी इंद्रियां ज्ञान ग्रहण करती है देख करके, तो हम लाइव खुद से दिखाएंगे करेंगे,
जो भी कमी हो, हाथ ऐसे मोड़ना है, गर्दन ऐसे करनी है, तो वो देख के अच्छी मारी तो निर्देशन विधि है। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना प्रश्नों में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 10 से 12 प्रश्न आ रहे हैं। 2 साल पेपर उठाओ, बहुत प्रश्न आ रहे हैं, और इतने इजी प्रश्न है, बस समझने के साथ खेल है। बस आपको वीडियो देखनी, नहीं समझ में 2 बार वीडियो देख लो, स्पीड बढ़ा कर देख लो चाहे, लेकिन आपको फिनिश करनी है एग्जाम से पहले वीडियो को। योग कक्षा में कमांड कैसी होनी चाहिए? अब जो पूछा है कमांड कैसी होनी चाहिए, धीमी और लंबी होनी चाहिए। ऐसे धीमी आवाज में बोल दिया, लंबी आवाज में बोल रहे हैं, वो बोला है। या अस्पष्ट होनी चाहिए, एकदम चिल्ला दिया स्पष्ट तरीके से, समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोला। धनुरासन कीजिए ऐसे बोल दिया, समझ में ही नहीं आ रहा पीछे लोगों को क्या बोला इन्होंने। या स्पष्ट, संक्षिप्त और ऊंची होनी चाहिए। या फिर काव्यात्मक होती, काव्यात्मक मतलब जो कहानी लेखन वगैरह बोलती है, रस रस टाइप में गा दिया, धनुरासन कीजिए सभी लोग ऐसे करके, तो समझ में नहीं आ रहा, आधे हंसने लगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका ऑप्शन सी होगा, स्पष्ट कोई निर्देश होना चाहिए, क्योंकि सभी स्पष्टता होती है ना भाषा शैली वगैरह ना, तो लोग भी सिंसियर होकर इन चीजों को करते हैं। मतलब वो एकदम निर्देश की तरह लेंगे, खाने में चीज बोली और संक्षिप्त और ऊंची। यानी कि जो तुम धनुरासन में, हाँ जैसे आपने बोला मकरासन कीजिए, किसी ने करवाया तो स्पष्ट बोला, पहले मकरासन कीजिए, और संक्षिप्त रूप में बोला। ऐसा नहीं है कि मकरासन में पूरा लंबा बोल दिए कि ना, मकरासन करने के लिए पहले लेट जाइए, हाथ फैलाइए, ये कीजिए वो कीजिए, लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या है। तो वो संक्षिप्त चीज होगी, एक एक करके निर्देश देना। फिर ऊंची ऊंची आवाज, ध्यान दी, यहाँ तक आपकी स्टूडेंट का माहौल, वातावरण, परिवेश है, तो वहां तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। वो होता है ऊंची एक तरफ के। ये है, आजकल तो माइक का वैसे यूज वगैरह करते हैं, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से आपकी वॉइस पहुंचनी चाहिए वहां तक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। केवल धाम पाठ योजना में प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल धाम का आप समझाए ना, वही 6 भागों में शिक्षण हुई थी, लास्ट में था 5। तो इसके अंदर प्रस्तावना का उद्देश्य क्या बताया? मानसिक तैयारी और वातावरण का निर्माण करना, समय बिताना, शारीरिक व्याख्यान या मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे मानसिक मानसिक तैयारी और वातावरण का वो कर निर्माण करना, प्रस्तावना सुनो, भू प्रस्तावना भूमिका या भूमि भूमि बनाना किसी की, मानसिक तैयार करना। पढ़ने से पहले किसी को, कोई भी स्टूडेंट है तो उसके पहले भूमिका तैयार करना है, पढ़ने से पहले उसको मानसिक स्थिति तैयार कर दो। ये नहीं है कि क्लास में से 50 स्टूडेंट है, आप पढ़ा रहे हो, क्लास ले रहे हो, तो आते ही घुसते ही आपने सीधे लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया, ना आपने बताया क्या हमें आज पढ़ना है क्या नहीं। भूमिका मतलब होता है कि साथियों, जैसे आप बोलते हैं, हमने आपको शुरू में समझाया था कि हम 9 यूनिट पढ़ेंगे और इसमें से ये यहाँ से प्रश्न आता है, ऐसे ऐसे, तो आगे एक भूमिका बन गई। तो उस भूमिका से आपके अंदर इंटरेस्ट जगा कि हाँ यहाँ से प्रश्न पूछते हैं और ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, इंपॉर्टेंट है, और आपने ऐसा समझाया तो हमें ये चीज समझनी है, एक भूमिका बन गई। तो ऐसी एक टीचर भूमिका बनाता है, तो वही चीज यहाँ बताइए, मानसिक रूप से तैयार करना। जैसे हमने मानसिक रूप से आपको तैयार किया, और वातावरण निर्माण करना, तो ये चीज ऑप्शन होगा प्रस्तावना का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र का क्या अर्थ है? यानी सरल से जटिल की ओर जा रहे हैं, सरल से जटिल की ओर। ऐसी यूनिट फर्स्ट में ना, यूनिट फर्स्ट बोल रहे हैं, फर्स्ट पेपर में ना, ऐसी ही है जो शिक्षण एक शुरू बताया टीचिंग मेथड में, वहां प्रश्न ऐसे ही आते हैं जो हम समझा रहे हैं ना, वही चीज वहां है। तो पहले सरल क्रिया करना, फिर जटिल क्रिया करना, और लगाए सिद्धांत से अभ्यास, फिर केवल प्राणायाम सिखाना, या पहले कठिन आसन सिखाना। तो इसमें ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो बताया पहले सरल क्रियाएं आपको बतानी होती, फिर जटिल। ऐसे नहीं है कि सीधे उनको एडवांस आसन बता दिए गए, एडवांस आसन में हमने सीधे या शीर्षासन करवा दिया, या पूरा चक्रासन करवा दिया, मयूरासन करवा दिया, तो ऐसा नहीं है। पहले उनको, क्योंकि हमें क्या है साथी, क्योंकि हमारी जो हम सिखा रहे हैं कोई ट्यूटोरियल वगैरह, 50 मान लो 50 का एग्जाम लग जाता है बार बार, 50 स्टूडेंट हो सकता है उसमें से 20 स्टूडेंट ब्राइड हो, यानी कि उनको अच्छे से ज्ञान हो योग का, एडवांस योग भी जानते हो। ये हो सकता है 5 ही हो, और बाकी तो है ना। तो हमें पूरी क्लास में, हम टीचर है जी, हमारा ये रोल होता है कि उन 50 को हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, सभी को सब चीज समझ में आनी चाहिए। तो उसके लिए ये है, पहले हम कोई भी चीज उनको एज 50 को लेकर पहले सरल क्रियाएं कराएंगे। सरल क्रिया का मतलब है उनकी रीढ़ की हड्डी लचीलापन लाएंगे, तो सरलता में हम कोई भी चीजें आसन कराएंगे। पहले वो सुखासन वगैरह बैठने वाले, या ध्यानात्मक आसन वाले हैं बैठकर कराने वाले, या सीधे धनुरासन भी लगवा सकते हैं, बता सकते हैं कि जी ऐसे ऐसे करेंगे। फिर आगे जटिलता की ओर ले जाए, कठिनता की। ये नहीं शुरू में कठिनता चीज बताई तो वैसे ही उनके मन में भय पैदा हो जाए, हम नहीं कर पाएंगे चीजों को लेकर, तो वही काम नहीं करना। वही प्रश्न में पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रदर्शन विधि का मुख्य लाभ क्या है? प्रदर्शन अंग्रेजी में आपको करना है, हिंदी में भी करना है यार। वहां पे ऊपर चेंज करने का जहाँ ऑप्शन आते हैं, अगर आप हिंदी समझ तुरंत चेंज कर लो इंग्लिश, और इंग्लिश समझ के बहुत सारी चीजें होती है फर्स्ट पेपर में, खासकर योगा के में। तो यहाँ ऑप्शन आते हैं इंग्लिश और हिंदी, यहाँ से आपको चेंज करनी है लैंग्वेज। तो यहाँ प्रदर्शन विधि है, प्रदर्शन आप नहीं समझ पाओगे तो हिंदी इंग्लिश कर लिए। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का मुख्य लाभ क्या है?
उपकरण की बचत, दृश्य अधिगम और त्रुटि सुधार, शिक्षक को आराम मिलता है इससे करने से, या केवल मनोरंजन। तो यहाँ पर ये क्या है, प्रदर्शन विधि का मतलब है कि दृश्य अधिगम, अधिगम का हिंदी में अर्थ आपको समझ में आया तो हमने पहले बोला लर्निंग होता है, लर्निंग प्रोसेस, यानी कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये लर्निंग प्रोसेस है। लर्निंग का मतलब होता है एज इनपुट आपको कितना मिल रहा है, यानी सीखने की अंतिम अवस्था तक जाना, लर्निंग की पहली अवस्था से अंतिम अवस्था तक, यानी पूरा आपको स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, वो अच्छी लर्निंग मानी जाती है अधिगम। तो इसमें यही चीज बताई गई है कि दृश्य अधिगम और त्रुटि सुधार। हम ये क्या है, प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन विधि का मतलब है कोई प्रोजेक्ट बेस्ड स्मार्ट बोर्ड चल रहे हैं आजकल, तो उनके जरिए हम जो क्लास लेते हैं ना, तो प्रदर्शन यानी प्रदर्शन करके हम दिखा रहे हैं, या तो हम ऐसे स्मार्ट बोर्ड के एज हम ले लो, स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा योग का, वैसे तो फर्स्ट पेपर में स्मार्ट बोर्ड का यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं, फर्स्ट पेपर में पढ़ते हैं तो वहाँ, लेकिन हमारे योग में क्या है, हम जो करके दिखा रहे हैं, प्रदर्शन करके हम योग, यहाँ पे स्टेज पे बैठे हैं तो हम उनको योग करके दिखा रहे हैं, तो प्रदर्शन करके उनको चीजों को दिखा रहे हैं, प्रदर्शन करके क्या है कि दृश्य अधिगम हो रहा है, मतलब दृश्य लर्निंग प्रोसेस सीधे हो रही है, तो त्रुटि की संभावना कम है। हमने उनको ऐसा नहीं बोल दिया कि आप 5 आसन दे दिए उनको कि धनुरासन, धनुरासन, मकरासन, 3 मान लो सेतु मंदासन, उनको आदेश दे दिया 50 स्टूडेंटों को जाइए घर पे करिए और हमें फोटो खींच के भेजना या कल लाना कि आपने कैसे किए। तो वो 100% उसमें से 50 में से 10 या 5 जानते होंगे पहले जो वही कर पाएंगे, बाकी 40 से 20 लोग गलत करेंगे, तो वो चीज यहाँ पे खत्म हो जाती है इस प्रोसेस में। दृश्य अधिगम यानी देखकर उन्होंने वहीं सीख लिया चीजों को, त्रुटि कम होगी उसमें अब, यानी वो वहीं सीख गए। तो ये चीज कहने का मतलब है, ऐसी हमें चीज समझनी होती है। प्रश्नों का तोड़ क्या है, पाठ योजना में मनोरंजनात्मक गतिविधियों का क्या उद्देश्य है, बहुत सरल वे में पढ़ा रहे हैं आपको ये। दंड देना कक्षाओं, जिससे आपका पूरा डर खत्म हो जाए, जो 10 से 12 प्रश्न आते हैं ना तो वो डर के माहौल में लोग करते हैं, तुक्का देते हैं, पढ़ने से पढ़ने वाले वे लोग भी, क्योंकि और उन्हें अच्छे से कवर कर लेते हैं, यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं यहाँ को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो वो चीज नहीं करनी, क्योंकि एक एक प्रश्न ना जीआरएफ की तरफ बढ़ाता है, नेट की तरफ एग्जाम के, क्योंकि एक प्रश्न गलत होने से समझ लो कि आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। मान लो उनके लिए जिनका विचार होगा एक मार्क्स से जीआरएफ रह गया, उनसे पूछिए क्या बीतती हुई, नेट रह गया और पहले जो एग्जाम दिया उन्होंने। तो ऐसे ही आपको बिगनर्स जो देख रहे हो वीडियो, उनको ये चीज काम नहीं करनी है कि वो चीजें गलत हों। पाठ योजना मनोरंजनात्मक गतिविधियों का क्या उद्देश्य बताया गया है, पाठ योजना है ना उसमें मनोरंजनात्मक गतिविधियों का, दंड देना, कक्षा में शीतलीकरण, रुचि बनाए रखना, परीक्षा देना है, समय बर्बाद करना। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, कक्षा में शीतलीकरण और रुचि बनाए रखना। अब कभी कभार लेक्चर ऐसे होते हैं, हम क्लास ऐसे लेते हैं तो बोरियत लोगों को लगती है, तो उसमें क्या है बीच बीच हम या तो पाठ से ही कोई, जैसे हमने जो अध्यापन करा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं चीजें, तो उसमें ऐसी ये जोड़ दी, कोरेट करके बताने लगे, लोगों को इंटरेस्ट जगने लगा, जैसे इंटरेस्ट जगने लगा तो अपने टॉपिक पे वापस आके पढ़ाने लगे, रुचि पैदा कर दी उसके प्रति, जैसे हमने शुरू में पढ़ाया तो आपको रुचि पैदा कर दी, या तो ये चीज इसमें जोड़ी गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्राचीन गुरुकुल प्रणाली किस पर आधारित है, प्राचीन गुरुकुल प्रणाली थी ना, गुरु शिष्य परंपरा के, जो प्राचीन गुरुकुल प्रणाली, गुरुकुल बोलते थे, गुरुकुल के चलते थे क्लास है, तो वही लिखित परीक्षा होती थी, पत्राचार होती थी, ऑनलाइन होती है, मौखिक संचरण होता है। तो उसमें मौखिक संचरण पर मौखिक ज्ञान दिया जाता था, गुरु शिष्य परंपरा गुरुकुलों में मौखिक संचरण, ओरल ट्रांसमिशन दिया जाता था। इसमें क्या होता था, जो वेदों का ज्ञान है, उपनिषदों का ज्ञान है, जिसे हम श्रुति और स्मृति बोलते हैं, श्रुति और स्मृति, फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा हुआ, फाउंडेशन ऑफ योगा हमने अच्छे से कवर किया, श्रुति और स्मृति। तो इनका क्या है, पारंपरिक ज्ञान दिया था, मौखिक केवल लिखित रूप में नहीं। आज हम नोट्स बनाते हैं, जमाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और पढ़ने के नाम पे जीरो होते हैं, बहुत से स्टूडेंट नोट्स अच्छे अच्छे बना लेंगे, तो वो चीज नहीं थी पहले, केवल मौखिक संचरण यानी मौखिक ज्ञान चलता था। मौखिक ज्ञान से एक ही लोगों को वेद कंस्ट्रक्ट तक याद हो जाते, वेद के जो श्लोक होते हैं, तो इसलिए इतना अच्छा माना जाता पहले का ज्ञान, गुरु शिष्य परंपरा थी चलती थी। लेकिन आज क्या, गुरु पे ही लोग, बढ़ाने वाले गुरु को ही, मतलब प्रश्न ये गलत कर दिया है जी आपने, गलत, आपको पढ़ाना नहीं आता, ये वो ऐसे बोलते हैं, तो वो चीज गलत है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री जैसे चार्ट मॉडल उपयोग क्यों होता है, जो शिक्षण सहायक सामग्री है ना, ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न, शिक्षण क्या क्या सहायक सामग्री है, वातावरण क्या प्रवेश है, तो उसमें चार्ट मॉडल का उपयोग क्यों होता है, केवल सजावट के लिए होता है, शिक्षण को प्रभावी, ऐसे ही प्रश्न आपको एक बार डेप्थ में पढ़ना होता है, फिर उत्तर में से 4 में छांटने होते हैं, कौन सी क्या चीज है, अपने आप समझ में आती है। शिक्षण को प्रभावी और स्पष्ट बनाने के लिए, छात्रों को व्यस्त करने के लिए कहा गया, शिक्षण का काम बढ़ाने के लिए है। तो सीधे सीधे इसमें ऑप्शन बी मिल रहा है, शिक्षण को प्रभावी और स्पष्ट बनाने के लिए। कोई भी क्रिया करा रहे हैं तो किस लिए करा रहे हैं, क्योंकि शिक्षण और प्रभावी और स्पष्ट हो जाए। जैसे चार्ट बनवाना, जैसे
बायोलॉजी में पहले चार्ट बनवाए थे, चार्ट वगैरह चित्र वगैरह बनवाना किसी भी लंग्स फेफड़े वगैरह किसी भी चीज का, ऑर्गन्स का। तो वो क्या, एक शिक्षा को प्रभावी और स्पष्ट तरीके से समझाना। फिर उसे समझाए थे क्लास में भी कि चार्ट बनाया तो ये ऐसे ऐसी चीजें होती है, तो देख करके ज्ञान सीखना, वो चीज जुड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। करके सीखना। अब करके सीखना है लर्निंग बाय डू, किस विधि का मूल्यांकन मंत्र है? नहीं, कोई चीज लर्निंग करके सीख रहे हैं, व्याख्यान विधि में, निबंध विधि में, अभ्यास विधि में, ऐतिहासिक विधि में। तो ये अभ्यास विधि में आती है ये करके सीखना, अभ्यास विधि। व्याख्यान सीधे लेक्चर दे रहे हैं तो ये नहीं होगा, निपुणता नहीं, तो ये होटो की कोई समझ पा रहा नहीं समझ पीछे वाले लेक्चर दिया। निबंध प्रतिबंध ये भी विधि नहीं है, अभ्यास विधि है। करके सीखना यानी अभ्यास, जैसे हमने किसी को कराया, हमने बता दिया कि सेतुबंध आसन ऐसे करते हैं, उसने वहीं भी कर लिया, और वहां करने के बाद उससे ये बोल दिया घर पे 10 बार आसन दोहराना या इसे आसन को करो। तो यानी वो कर करके सीख रहा है, अभ्यास कर रहा है डेली। हमने बोले इसे घर पे करना 10 दिन, तो अब 10 दिन तक वो निरंतर अभ्यास कर रहा है, तो करके सीख रहा है बार बार। यही चीज यहाँ पूछी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। योग के व्यवहारिक सत्र का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए? योग का व्यवहारिक सत्र ना, यानी सत्र मतलब क्लास, उसका निरीक्षण कैसे होना चाहिए? निरीक्षण मतलब मूल्यांकन। निरीक्षण और प्रदर्शन द्वारा, मौखिक प्रश्न पूछकर, उपस्थिति के आधार पर, लिखित परीक्षा के आधार पर। तो यहाँ पर निरीक्षण और प्रदर्शन के द्वारा है यहाँ पर, यानी कौशल की जांच उसे देखकर ही की जा सकती है। यानी आप जो पढ़ा रहे हैं दस्तावेज ना स्टूडेंट द्वारा, उसकी देखकर ही जांच की जा सकती है। ये ऐसा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, बेसिक प्रश्न है। एक आदर्श पाठ योजना पुनरावृत्ति कब होती है? प्रस्तुतिकरण के बीच में, घर जाने के बाद, पाठ के अंत में, या शुरुआत में? तो ये पाठ के अंत में विसर्जन, पाठ के अंत में बताइए। आदर्श पाठ योजना, ये समझाए थे क्या आदर्श पाठ योजना। यहाँ से प्रश्न आए हैं, इंपोर्टेंट भी टॉपिक है, 2020 में प्रश्न आया और यहाँ से रिपीट भी हुए हैं। तो पहले तो आपको आदर्श पाठ योजना पता होना चाहिए क्या है। तो आदर्श पाठ योजना का मतलब है कि जैसे जैसे हम टीचर हैं, मैं, आप कोई टीचर हो, तो आपको पता है कि हमें कल क्लास में क्या पढ़ाना है। जैसे मुझे मान लो कि क्लास में कल यूजीसी नेट की फाउंडेशन ऑफ योगा फर्स्ट यूनिट पढ़ानी है, ठीक है, योग का परिचय। तो बस योग के परिचय की भूमिका, कैसे क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ा, कितना पढ़ाना है, और कैसे स्टूडेंट को समझाना है, योग की परिभाषा क्या है, वो सब चीज तैयार कर लेना। तो वो एक आदर्श पाठ योजना के अंतर्गत आती है। यानी आपने पहले से चीजों को तैयार एक कर लिया, प्री प्लान कर लिया, प्री प्लान से जोड़ सकते, प्री प्लान की भूमिका पहले तैयार कर ली क्लास में पढ़ाने से पहले। तो आदर्श पाठ योजना के अंतर्गत आती हैं। इसमें जो यूजीसी केवल धाम के अनुसार है, इसमें आदर्श पाठ योजना में 8 चरण रखे गए हैं। इसमें यही प्रश्न आता है, आगे भी प्रश्न आएगा बीजे। तो उसमें 8 चरण में क्या है, कक्षा व्यवस्था का एवं प्रार्थना। कक्षा की व्यवस्था में शुरुआत प्रार्थना करवाते हैं, वो भी चीज है। फिर दूसरा प्रस्तावना, प्रस्तावना छात्रों के पूर्व ज्ञान को नए पाठ में जोड़ना, ये चीजें बताई गई हैं। तीसरा उद्देश्य कथन, चौथा प्रस्तुतिकरण, पांचवा अभ्यास, छठवां निरीक्षण एवं सुधार बताया गया, पुनरावृत्ति मूल्यांकन बताया, आठवां बताया शांति पाठ एवं विसर्जन। तो यही प्रश्न आया, पाठ योजना पुनरावृत्ति कब होती है? तो पाठ योजना पुनरावृत्ति होती है पाठ के अंत में, विसर्जन के। शांति पाठ वगैरह कराते हैं ना, तो योग से संबंधित चीजें है, पाठ के अंत में बताइए, पुनरावृत्ति एवं विसर्जन। तो ये आठ आठ भागों में बांटा गया है। 8 भागों में क्या चीज बांटी गई है? ये आदर्श पाठ योजना के चरण, आदर्श पाठ योजना के, ये आदर्श पाठ है ना योजना के 8 चरण बांटे गए हैं ये। और ये अंतिम है, ये पाठ के अंत में विसर्जन, यानी वो करना, प्रार्थना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो चलते हैं। आपको चीजें ऐसी कोरेट करके चीजें समझनी है और याद रटनी नहीं है, केवल चीजें समझनी है। समझ के 12 प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप ही माइंड और कॉन्शियस माइंड तक चली जाती है, चेतना के स्तर तक, वो फिर वो कभी गलत नहीं होती है। केवल धाम पाठ योजना में चरण का सही क्रम क्या है? अब जो वही अभी 8 चरण बताए ना, वही चीज आ गई। तो चरण क्या, तो इनमें से कोई नहीं, दूसरा इरेज करके, इनमें से कोई नहीं, या मूल्यांकन, अभ्यास, प्रस्तावना, प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण, अभ्यास, मूल्यांकन, या अभ्यास प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर 4 दिए रखे हैं ना, 4 में इनमें ऑप्शन सी है ना, इसमें इसमें ये दिए गए मूल्यांकन, अभ्यास, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना, ये चीज ये सही है। ये वाला ऑप्शन अभी आपको 8 बताए थे, नहीं हो तो लिख लेना, क्योंकि प्रश्न यहाँ से आया है साथियों, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका एग्जाम में। 8 बताए थे। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। कक्षा प्रबंधन में श्याम पट्ट, श्याम पट्ट हिंदी में बहुत बेहतर कठिन वर्ड है। जब आपको बताया हिंदी नहीं समझा तो इंग्लिश कर लिया करो। यहाँ पर तो इंग्लिश लिखा है, मान लो एग्जाम में ना लिखा हो तो ब्लैक बोर्ड बोलते हैं श्याम पट्ट को। तो का उपयोग कब सबसे प्रभावी माना गया, यानी ब्लैक बोर्ड का उपयोग कब सबसे प्रभावी माना गया? 4 ऑप्शन देंगे। पूरी कक्षा के दौरान लिखने के लिए, मुख्य बिंदु कठिन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए, केवल चित्र बनाने के लिए, कभी नहीं। तो इसमें क्या है ना, ऑप्शन बी है। इसमें क्यों ऑप्शन बी, यही बताएं, मुख्य बिंदु और कठिन शब्दों को लिखने के लिए।
अब जैसे हमारी बड़ी क्लासेज होती है, बीएड की मान लो लेक्चर वाली क्लास होती है, बीए बीएससी एमए एमएससी, तो कभी भी टीचर ना पूरा ऐसे नहीं है कि हमें 7वीं 8वीं क्लास की तरह पूरे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे टीचर, एक ऐसे ऐसे आंसर लिखते थे, उत्तर लिखते थे। तो ऐसा कुछ नहीं था, बड़ी क्लासों में क्या होता है पूरा लेक्चर टाइप का देंगे, और जो चीज इंदु या जो बिंदु होंगे ना, मुख्य बिंदु होंगे, मुख्य पॉइंट होंगे, उनको हेडिंग रूप में लिख देते हैं। तो वही चीज है, श्याम पट्ट का उपयोग सबसे प्रभावी कब होता है, तो मुख्य बिंदु कठिन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए। ये है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। योग कक्षा में प्रकाश और हवा की क्या स्थिति होनी चाहिए, यानी हवा की स्थिति क्या होनी चाहिए? तेज धूप होनी चाहिए, वहां पर स्वच्छ हवादार और प्रकाश होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए, बंद स्वच्छ हवादार और प्रकाश होना चाहिए। सीधे बेसिक प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। माइक्रो टीचिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अब आपको माइक्रो टीचिंग होने पता होना चाहिए क्या है, जब भी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो पहले आपको आंसर देते हैं, माइक्रो टीचिंग समझाएंगे। ठीक है, चिकित्सा के लिए उपयोग होती है, छात्रों के लिए होती है, बड़े समूह के लिए होती है, शिक्षण प्रशिक्षण में विशिष्ट कौशल हेतु। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। आप क्यों अरेंज करके बताते हैं। आप ऐसे मत करना साथ ही मैं माइक्रो टीचिंग है तो माइक्रो मतलब छोटी क्लास समझ लो, तो यहाँ पर छोटी क्लास नहीं होगा, छोटी क्लास ये गलत होगा। इसका अर्थ ये नहीं था माइक्रो। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म स्तर से किसी चीज को समझाना, व्याख्यान करना। तो वो हम समझते जैसे मान लो बीएड, बीएड की है, जैसे बीएड क्लास होता है, या योगा से जोड़ लो, योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स वगैरह होते हैं। तो उसमें क्या होता है, प्रशिक्षण हमारा दिया जाता है, प्रशिक्षण तैयार करना। तो बीएड में क्या होती है, बीएड का पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं जोड़ के, यहाँ से प्रशिक्षण देने। जैसे आपका बीएड होगा तो आपके थर्ड सेमेस्टर में, यानी बीएड प्रशिक्षण के लिए बाहर स्कूलों में भेजा था पढ़ाने के लिए बच्चों को। तो वो प्रशिक्षण कौशल के अंतर्गत आता है, और उनको बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं आप, यानी कि आपको समझाना, प्रैक्टिस कराना, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना, ये सारी चीज आपका भी दक्षता देखी जा रही है कि ब्लैक बोर्ड पे आप कैसे पढ़ा रहे हो, बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। तो आपकी स्किल की भी जांच हो रही है, और बच्चों को कैसे पढ़ाया वो भी स्किल की जांच हो रही है। तो प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है, उसे ही माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। अब योगा का बताते हैं। योगा के जैसे आप ट्रेनिंग कोर्स वगैरह करते हो, एडवांस योगा कोर्स वगैरह करते हो, तो उसमें एडवांस में क्या होता है, अष्टांग योग कोर्स करते हो, अष्टांग योग को सर्टिफिकेट कोर्स, जितने भी सर्टिफिकेट है तो उसमें सर्टिफिकेटों को प्रशिक्षण दिया जाता है, ना कि क्लासेज वगैरह पढ़ाई जाती है। मेन टारगेट में प्रशिक्षण का होता है, प्रशिक्षण देके आपको तैयार कर देना, जिससे आप लोगों को योगा सिखा सको, योगा क्लासेज करो, होम ट्यूटर को योगा क्लासेज सिखा सको, तो वो सर्टिफिकेट में आते हैं। तो प्रशिक्षण क्लासेज आती है इनमें, तो उनको माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो टीचिंग का आप अच्छे से समझ लेना। माइक्रो मतलब एक तरह से किसी अच्छे प्रशिक्षण की, और मतलब सूक्ष्मता से, बारीकता से परखना उस प्रशिक्षण को। आपकी भी परख हो रही है, बच्चों को कैसे क्या पढ़ा रहे हैं वो भी हो रही है। जो बीएड वालों को थर्ड सेमेस्टर में उनकी ये क्लास, ये 30 दिन की बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा जाता है। योगा टीचर ट्रेनिंग में ऐसे समूह बना दिए जाते हैं, उनको समझाया जाता है। तो प्रशिक्षण देने से बहुत अच्छे से बेसिक समझाया। प्रीवियस ईयर में 3 बार प्रश्न आया, 2021 लिखा है जी, 2019 में भी आया है, और 2022 में भी प्रश्न आया है। ये बस थोड़ा चेंज कर दिया था प्रश्न को, बाकी चीज वही थी। नेक्स्ट प्रश्न। योग कक्षा का समापन आदर्श रूप से किसके साथ होना चाहिए? अब जो योग कक्षा का समापन यानी अंतिम हो रहा तो किसके साथ होना चाहिए? दौड़ के साथ करवा रहे हैं, कठिन आश्रम के साथ, शांति पाठ के, या भोजन के साथ? तो हमने बताया था ना अंतिम वाला जो बताया था, केवल राम गार्ड बताया, तो शांति पाठ कराते हैं और ये शवासन कराते हैं। अब आसन हमने सिखाए हैं उनको, आसन की क्लास दी है, तो अंतिम क्या करेंगे, शवासन करा के उनकी पोजीशन जो उनके, तो बोलते हैं शवासन इंस्ट्रक्शन देके फिर क्लास की अंतिम समाप्ति कर देते हैं। कोई हमें लेक्चर वगैरह चीजें वगैरह दी है, योग का ज्ञान वगैरह दिया, शांति पाठ करा देते हैं उनको। तो इसलिए दोनों ऑप्शन में लिखे हैं, शांति पाठ स्लैश शवासन। आसन वगैरह करा रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल बेस होगा तो शवासन करा देंगे, कोई क्लासेज वगैरह ज्ञान दिया योग के बारे में तो शांति पाठ करा देते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। एक योग शिक्षक की आवाज कैसी होनी चाहिए? अब एक योग शिक्षक की आवाज कैसी होनी चाहिए, ये नहीं है कि आप पहले 4 ऑप्शन को बताए थे फिर अच्छे समझाएंगे। लयबद्ध, स्पष्ट और सुखद, बहुत धीमी, तेज और कर्कश, या एक समान? तो इसका ऑप्शन होगा लयबद्ध, स्पष्ट और सुखद। अब एक ऐसे है जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं अभी आपको, तो हम पढ़ाते समय ऐसी नहीं है कि हम बहुत झटके से बोल रहे हैं, खींच के आवाज बोल रहे हैं और आपकी चीज समझ में ही नहीं आ रही है, या समझ आपको क्या है कि हम केवल बोलने पे फोकस कर रहे हैं। जैसे हम जी मान लो क्लास ले रहे हैं, तो हमें क्या है, हमें आपको जो कुछ समझा तो रही नहीं है और ऑप्शन के आंसर भी नहीं दे रहे हैं, मतलब डेप्थ में जाके कि कोरेट करके, बस क्या है हम बोलने पे ध्यान दे रहे हैं, फोकस का अच्छे से अच्छा बोले जाए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है अच्छी टीचिंग प्रोवाइड कराना स्टूडेंट तक, और उनको समझाना कि अधगम क्या है, मतलब अच्छे से समझ में आना चाहिए लर्निंग प्रोसेस क्या है, तभी तो आप किसी चीज को कर पाओगे।
तो वही चीज़ है, ऐसा नहीं है कि आप बोलने पे ज़्यादा फोकस हो। तो इसमें यही चीज़ बताइए, लयबद्ध, स्पष्ट और सुखद होनी चाहिए। पहले तो आवाज़, क्योंकि आवाज़ का ही सीधा वो है, चुभने वाली आवाज़ होगी तो 50 स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं, तो उसमें तो 3 या हो सकता है 4 ब्राइट स्टूडेंट हो, केवल वो पहले से चीज़ जानते हो, तो उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 से 4 स्टूडेंट ऐसा हो जिनको बहुत ज़्यादा डर हो फेल होने का, तो वो ही सुनाएँगे कि नहीं कैसी वो है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी सुस्पष्ट लयबद्ध होनी चाहिए, ये भी नहीं है कि बस थोड़ा-सा बोल दिए, चुप हो गए, ये है। तो एक जो भी समझा रहे हैं स्पष्टता होनी चाहिए उसमें, ठीक है ना? नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड का सबसे बड़ा दोष क्या है? वही आ गया प्रश्न लेक्चर मेथड का। तो महंगी होती है, सामग्री कम होती है, छात्र निष्क्रिय श्रोता बन जाते हैं, समय लगता है। तो इसमें क्या है, महंगी होती है गलत है, सस्ती होती है, एक ही बार में 100, 50, 500 कितने भी स्टूडेंट बैठा दो, लेक्चर दे दो, बस काम खत्म। तो ये नहीं है इसका। सामग्री कम होती है, ये भी सामग्री कम इसमें तो होती है, बस केवल ब्लैक बोर्ड वगैरह होगा, या तो ऑनलाइन प्रेजेंटेशन कर दो या सीधे स्मार्ट बोर्ड पे कर दो, तो ये भी नहीं है। छात्र निष्क्रियता सबसे बड़ा दोष पूछा है, ठीक है? तो छात्र निष्क्रियता स्रोत पर बन जाते हैं, कम समय लगता है, तो ये भी कम समय लगता है, सही है, यानी कि ये तीनों सही है। ये चीज गलत है, दोष है इसका। कैसे दोष है? छात्र निष्क्रिय श्रोता बन जाते हैं, 50 स्टूडेंट है, जैसे मान लो हम ही आपको लेक्चर दे रहे हैं आपको, तो जब आप वीडियो देख रहे हैं, आपकी चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो हो सकता है आप बोरियत महसूस करें, वीडियो स्किप कर दें, उस प्रश्न को छोड़ दें, आपको प्रेशर इतना है तो आप उस प्रश्न को छोड़ सकते हैं, सोचते हैं बेकार है प्रश्न, नेक्स्ट पे आ जाए। कुछ होंगे स्टूडेंट वो सोचेंगे वीडियो बंद कर दो, अभी वैसे ही हमारा एग्जाम नहीं है, जब आएगा तो हम देख लेंगे, यानी बोरियत पैदा होगी। तो एक स्टूडेंट का ये काम होता है कि जैसे 45 मिनट की सबसे एडवांस क्लास माने, एडवांस का मतलब सबसे अच्छी क्लास मानी जाती है 60 मिनट की, यानी क्लास का पीरियड टाइम तक दिया है कि 45 मिनट की होनी चाहिए 60 मिनट की। तो उसमें 45 मिनट में ये होना चाहिए कि स्टूडेंट का शुरू से एंड तक ऐसी भूमिका रहे एक्टिव टाइप की, कि हम जो पढ़ा रहे हैं उनकी एकदम सक्रियता भूमिका रहे, कोई बोरियत महसूस ना हो। उनको बोरियत महसूस होगी तो हम जो चीज़ समझा रहे हैं हमारा निष्कर्ष नहीं निकलेगा पढ़ाने का, और ना टीचिंग का वो होगा, इस तरह के हमने जो पढ़ाई है तो उसका उद्देश्य नहीं निकलेगा पूरा होना। तो इसलिए इसमें छात्रों की निष्क्रियता हो जाती है लेक्चर में। लेक्चर देते रहते हैं तो कोई कुछ नहीं सुनता, पीछे वाले सब मजे मारते हैं, तरह तरह की बात करेंगे, ये चीज होती है, फोन चलाना, ये करना। तो ये इसका सबसे बड़ा दोष है। फायदा सबसे बड़ा ये, कितने भी स्टूडेंट को बता दो, एक बार में अपना लेक्चर दिए, काम खत्म, वो करे या भाड़ में जाए। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। योग अभ्यास शुरू करने से पहले अनिवार्य क्या है? तो योग अभ्यास करने से भारी भोजन करना बताया गया, सोना बताया गया, दौड़ना बताया, सूक्ष्म और शीतलीकरण। तो योग अभ्यास जितने भी है ना, जैसे मान लो किसी के लो बैक पेन से जोड़ते हैं, पीठ दर्द है, क्योंकि थेरेपेटिक योगा आजकल बहुत रोल निभा रहा है योग के क्षेत्र में, इसलिए हम जोड़ते हैं चिकित्सा से संबंधित। किसी के L4 L5 में यहाँ दर्द है रीढ़ की हड्डी में, ठीक है, तो हम उसको क्या है, सीधे सीधे उसकी रीढ़ की हड्डी, अब कड़ापन होगा रीढ़ की हड्डी में, वैसे ही खड़ी होगी, क्योंकि दर्द वगैरह लो बैक पेन, स्टिफनेस होगी, जकड़न बनी होगी, तो हम उसको हम ये नहीं सीधे आ लेट जा धनुरासन कराने लगे, भुजंगासन कराने, मकरासन, ऐसा नहीं है। उसको क्या करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम बताया गया, क्योंकि जितने भी शोध हुए ना, शोध पुराने जितने रिसर्च वगैरह, तो उनमें भी पहले इन चीजों को सूक्ष्म व्यायाम कराया गया। कहने का आशय यहाँ पर यह है कि आप उनको सीधे आसन कराएंगे तो हो सकता है और ज्यादा कड़ापन हो तो वहां एकदम दर्द बन जाए। तो उनमें क्या है, हमारा तनाव पैदा करना, उनको सूक्ष्म व्यायाम कराने, मूवमेंट हो जो वहाँ की मसल्स की, बॉडी में जो मसल्स हैं, टिश्यू है, तो हम उसको जैसे एल्बो एल्पाइक पे दर्द है तो उनको सूक्ष्म व्यायाम कराएंगे, अर्ध चक्रासन कराएंगे, पीछे की तो थोड़ा मूविंग कराएंगे, ये कराएंगे, गर्दन का तो सर्वाइकल, तो ग्रीवा संचालन कराएंगे उनको, तो ग्रीवा संचालन सूक्ष्म व्यायाम में आते हैं, शीतलीकरण वाले आसन कराएंगे। इसका मतलब ये है, एकदम से आसन नहीं कराना है, ये मतलब है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अध्यापन का मुख्य लक्षण क्या है? अध्यापन का मुख्य लक्षण क्या है? अध्यापन है टीचिंग का, टीचिंग का मुख्य लक्षण क्या बताया गया है? ठीक है, तो सिलेबस पूरा करना बताया गया है, नौकरी करना बताया गया है, अधिगम को सुविधाजनक करना बताया गया है, अनुशासन थोपना बताया गया है। यहाँ पर इसका आंसर होगा अधिगम, यानी लर्निंग को सुविधाजनक बनाना। यानी यूट्यूब पे समझ लिए, और भी टीचर है, हम भी टीचर है, और भी टीचर होंगे यूट्यूब वगैरह पर, तो सभी टीचिंग कर रहे हैं, उन टीचरों का काम है लर्निंग को पढ़ाना। कोई अपने हिसाब से पढ़ा रहा है, कोई क्या कर रहा है, पुराने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा रहा है, कोई बस आया लेक्चर देके चला गया, ना कोई चीज समझ में, ना वो, तो ये नहीं है। एक अच्छे टीचर का ये काम होता है कि वो अधिगम एंड लर्निंग है, जो भी चीज सिखा रहा है, हम जो बोल रहे हैं, तो आपके अच्छे से समझ में आना चाहिए ना, आपकी बुद्धि मन वगैरह हर चीज में अच्छे से कंटेस्ट, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होने आनी चाहिए आपके, तो वो अच्छा टीचर है और अच्छे लर्निंग है, दोनों प्रोसेस अच्छी हैं।
तो ये इसका मतलब है, यहाँ कहने का आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अब एक प्रीवियस ईयर पे ही प्रश्न है, यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। तो शिक्षण विधि है ना, शिक्षण में शैक्षणिक घटक है यानी टीचिंग टीचिंग कॉन्सेप्ट। तो टीचिंग कॉन्सेप्ट में कौन कौन से घटक हैं? घटक का मतलब जो प्रभाव डाल रहे हैं, घटक का मतलब तो प्रभावित कर रहे हैं, कारक या घटक लिखा जाता है हिंदी में। तो उसमें क्या, अध्यापन। अध्यापन जैसे ये टीचिंग बोलते हैं, ऐसे TEACHIN टीचिंग, ठीक है, अध्यापन। तो इसमें क्या है, कोई टीचर अच्छा होगा तो बच्चों को अच्छे से समझाएगा, बोलेगा। बुरा टीचर होगा यानी कि किसी को ऐसी टीचर रख लिया कुछ ज्ञानी ना हो उसको, तो वो बच्चों को क्या समझा देगा। तो ये सीधे प्रभाव डाला है, घटक है शिक्षण का। यानी अगर अच्छा टीचर होगा तो स्टूडेंट को अच्छा ज्ञान दे पाएगा, बुरा टीचर होगा तो खुद भी नहीं आता, दूसरों को क्या समझा लेगा, तो वो अधिगम बेकार हो जाएगा। दूसरा इसका घटक क्या माना गया, पहला टीचर ही स्वयं घटक है इसका। अच्छा टीचर होगा तो अच्छा ज्ञान देगा। दूसरा है इसका अधिगम। अधिगम बोलते हैं, ये हिंदी का शब्द समझ में आया तो आप लर्निंग कर लेना, अधिगम लर्निंग, ठीक है। अब लर्निंग का मतलब क्या है, सीखना किसी को, तो वही चीज अधिगम जुड़ा है। जब लर्निंग का मतलब एक अच्छा टीचर होगा तो उससे सारी चीजें पता होंगी हमें कैसे स्टूडेंट को सिखाना है। मतलब क्लास में 50 स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उसे पता है कि कौन सा ब्राइट स्टूडेंट है, कौन सा कमजोर है, कौन सा होशियार है। तो उस टीचर का उद्देश्य पहला यही होता है कि जो कमजोर बच्चे है ना उस तक को ज्ञान हमें उसको पढ़ाना है, उसको सिखाना है। तो बाकी चीजें कमजोर को इतना अच्छा ज्ञान हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो बाकी लोग तो अपने आप चीज समझ जाएंगे। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि जो 10 लोग हैं जो अच्छे स्टूडेंट हैं होशियार है केवल उन्हीं को पर्पज या उन्हीं को उद्देश्य मान के चीजों को सिखाया जा रहे हैं, ये खराब टीचर की वो होती है। और इस खराब टीचर की वजह से भी लर्निंग ही अपना कारण होती है। तो ये भी घटक है इसका एक दूसरा घटक। तो ऐसे ही 6 घटक बताए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन करते समझ लो, प्रीवियस ईयर में बहुत आया। अध्यापक, टीचर, वो टीचिंग थी, ये टीचर है। यहाँ पर क्या है, टीचर का वही कॉन्सेप्ट है। खराब टीचर खराब शिक्षा देता, अच्छा टीचर अच्छी शिक्षा देता। खराब टीचर के हमारा बुरी टीचिंग आ रही थी ना, तो ऐसी वो टीचर टीचर भी है। और फिर आया था छात्र। अभी आपको एक बार में याद भी करा देंगे कैसे है, पहले समझा देते हैं। 6 बार एक बार में याद हो जाएंगे। ऐसी छात्र है। छात्र का है कार्य कार्य द्वारा स्वयं को समायोजित करने वाला लर्नर है। छात्र का मतलब ये होता है कि जो इसका काम लर्नर है, यानी कोई भी टीचर को शिक्षा दी जाए तो वो सीखना इसका उद्देश्य है, तो ये प्रभावित कारक है। टीचर का काम क्या है, ज्ञान दे गया सिखा गया। अब ये इम्प्लीमेंट छात्री तो करेगा, तो ये घटक में शामिल हो गया। यानी कि अगर इम्प्लीमेंट कर रहा है तो ये उसको उद्देश्य को प्राप्ति कर पा रहा है। अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा शिक्षा में तो उद्देश्य को प्राप्ति नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इसलिए ये भी घटक हो गया। अब विषय, सब्जेक्ट, तो ये विषय भी डिपेंड करती हैं। किसी किसी को केमिस्ट्री अच्छी लगती है, किसी को योगा लगता है, किसी को अच्छा मान लो योगा लगता है, किसी को फिजिक्स लगती है। ये क्यों होता है, क्या कारण है इसके? इसकी कारण यही है कि जब क्लास में आते हैं ना, जब भूमिका कोई टीचर है अच्छे से पढ़ा रहा है, कुछ समझा, तो अपने आप बच्चों के अंदर इंटरेस्ट आ जाता है। उस इंटरेस्ट के प्रति वो लोगों की अच्छी सब्जेक्ट हो जाती है। आपने कभी गौर दिया, आपने छोटी क्लास में पढ़े होंगे, 10वीं 11वीं 12 तक फिजिक्स केमिस्ट्री है जो भी पढ़े होंगे। आपको जो अगर आपकी मान लो जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं हमारी वीडियो देख रहे हैं योगा के या कोई भी हो, आपकी मान लो जो मैथ अच्छा है तो आपको जरूर ना जरूर आपने अच्छे मैथ टीचर से पढ़ा होगा जो एकदम अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझाता होगा चीजों को, जब भी आपकी मैथ अच्छी हुई है, इसलिए आपको मैथ का इंटरेस्ट भी होगा। ऐसे ही जो फिजिक्स का होगा, फिजिक्स इसको अच्छी लगती है, इंटरेस्ट होगा, तो फिजिक्स का मतलब उसको अच्छा टीचर मिला होगा, अच्छा गुरु, ज्ञान देने वाला, अच्छी बताने वाला, डेरिवेशन ऐसे ऐसे होते हैं तो उसका इंटरेस्ट जगाया हुआ है। नहीं शुरू में भूमिका बना के पढ़ा देना उनको। ये नहीं है कि एज ए बस फिजिक्स का कोई लेक्चर आ रहा हो, लेक्चर दिया, कोई किसी से मतलब नहीं, स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है और पढ़ा पढ़ू के चलेगा, तो ऐसे बोरियत वाली सब्जेक्ट बन जाती है उन लोगों की। ये चीजें होती हैं। तो विषय का हमने बता दिया। अंत में पर्यावरण, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। पर्यावरण माहौल बोलते हैं। तो पर्यावरण क्या चीज है, कक्षा या परिस्थिति जिसमें पूरी प्रक्रिया संचालित होती है। अब जिस पांचों चीज पर्यावरण इन्वायरमेंटल संचालित हो रही है। इन्वायरमेंटल क्या है, ऐसा नहीं है इन्वायरमेंटल का, हमने क्लास ली, इतनी तेज धूप में बैठा दिया उनको, कारक धूप हो गई, यहाँ पर बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लग रहा, उनको धूप गर्मी लग रही है, या इतनी सर्दियां बैठा दी, उनका कोई भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, तो वो कारक हो गया। पर्यावरण के संबंध जो घटक है ना वो कारक प्रभावित कर रहे हैं उनको। आजकल उनको इतनी सुविधा दी जाती है एसी वगैरह की, तो जो स्टूडेंट है वो भी नहीं पढ़ते एसी वगैरह सुविधा। तो बीच का माहौल ऐसा होना चाहिए, नया सर्दी का हो ना गर्मी हो, केवल टीचिंग पे फोकस होना चाहिए, जो पढ़ा रहे हैं उस चीज पर। नया सुविधा इसके लिए हानिकारक होती है हर एक शिक्षा के लिए। जितनी आप सुविधा दोगे समझ लो उतना आप शिक्षा से दूर कर रहे हो स्टूडेंट को। ज्यादा सुविधा हानिकारक होती है शिक्षा के लिए। तो ये चीज है। तो आपको दोबारा समझाया, जो 6 घटक बताए ना, 6 घटक में क्या है, देखो आपको पता होगा
छात्र और अध्यापक, ये तो होते ही होते हैं। अध्यापक से क्या जुड़ी है? लर्निंग, यानी कि अधिगम। अध्यापक ही तो कराता है लर्निंग, अधिगम। छात्र से क्या क्या जुड़ी है? पढ़ने की विषय। तो ये 4 हो गया। अब एक पर्यावरण बचा और एक बचा पर्यावरण, इरेज कर देते हैं। यहाँ पर एक बचा शिक्षण, जो टीचर दे रहा है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन लगना, इतने अच्छे वे में आपको समझाया, कोई भी कंफ्यूजन के साथ आपको नहीं जाना। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नोट्स बना लेना जो आपको सारी चीज समझाई ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अध्यापक का मुख्य लक्ष्य क्या है? अब यहाँ पर पूछिए टीचिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? सिलेबस को पूरा कराना लक्ष्य बताएगा, नौकरी करवाना बताएगा, अधिगम को सुविधाजनक बनाना है, अनुशासन थोपना। तो यहाँ पर हमने आपको समझाया था ना, उसका मुख्य उद्देश्य यही है, अधिगम एंड लर्निंग को सुविधाजनक बनाना। कोई विषय पढ़ा रहे हैं हम, या कोई भी टीचर विषय पढ़ा रहा है, तो उस विषय को इतना सरल बनाए ना। विषय मतलब अधिगम और अंदर का प्रोसेस, आप विषय समझ रहे, अधिगम समझ रहे, अधिगम का मतलब लर्निंग है प्रोसेस, यानी विषय की लर्निंग प्रोसेस। तो उसको इतना सुविधाजनक बनाना है कि लोगों के इंटरेस्ट न जग जाए, कि उसको अच्छे से समझ सकें। ये है, जैसे हम इस यूनिट को पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीज समझ में आ सके। इतना ज्यादा एक्सप्लेन चीजों कर रहे हैं, तो वो ये ना, ये सब सीधे प्रश्न कराएंगे, आंसर कराएंगे, तो आपका टाइम बेकार होगा, हमारा भी होगा, और इस उद्देश्य भी कोई नहीं निकलेगा अधिगम का। अधिगम का मतलब अध्यापन जो करा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। मूल्य आधारित शिक्षा में योग क्या जोड़ता है? जो मूल्य शिक्षा उसमें योग क्या जोड़ता है? प्रतिस्पर्धा, धनार्जन, नैतिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास, केवल शारीरिक विकास। बेसिक प्रश्न नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को बताता है। छात्रों को व्यक्तिगत निर्देश किस समूह में देना है? छोटे समूह में देना है, सम्मेलन में देना, ऑनलाइन में देना है, जन समूह में देना है। तो छात्रों को निर्देश है ना छोटे समूह में बताया गया। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, आता है प्रश्न में। व्यक्तिगत निर्देश क्या है? आठ 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 ग्रुप के डिवाइडेशन कर लिए, चार चार ग्रुप के कर लिए, इधर 4 ग्रुप के बैठा लिए, 4 स्टूडेंट एक इधर के बैठा लिए। तो हमने क्या किए, उधर बोल दिए भुजंगासन, एक ही आसन को मान लो, अलग अलग मान लो, यानी इनको लोगों को बोल दिए 4 लोगों को भुजंगासन कीजिए, तो उधर बता दिए व्यक्तिगत जाके। एक ग्रुप व्यक्तिगत मतलब एक समूह में आके बता दिए। अब इस समूह में गए 4 लोग का डिवाइडेशन किया तो उसमें समझा दिए, उधर गए तो समझा दिए। उससे क्या है कि टोटल जो 50 स्टूडेंट है, 10 भागों में बांटा, 50, तो सब कुछ ही समझा दिए बिना स्टेज बैठे, व्यक्तिगत जा जाके। उससे और चीजें क्लियर हो गई उनके आगे के, ये चीज गलत मत करो ऐसा। लेकिन इससे टाइम तो ज्यादा लगा और व्याख्यान भी ज्यादा करना पड़ा, लेकिन ये अच्छी विधि है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। योग कक्षा में फीडबैक का क्या महत्व है? योग कक्षा में फीडबैक, शिक्षण का मनोरंजन, त्रुटि सुधार, प्रोत्साहन, छात्र को नीचा दिखाना, समय स्पष्ट करना। तो यहाँ पर त्रुटि सुधार, प्रोत्साहन करना है। कोई भी चीजें फीडबैक क्यों लेते हैं? योग कक्षा से जोड़ के आप सीधे समझ लो फीडबैक क्यों लेते हैं। कोई फोन कॉल वगैरह आती है, आप कस्टमर केयर वगैरह, तो फीडबैक क्यों लेते हैं वो? क्योंकि कोई त्रुटि होगी तो उसमें सुधार करेंगे और उनको प्रोत्साहन मिले, यानी उनका स्टार स्टार मिले, उनको 5 स्टार 2 स्टार रैंक मिले, रैंक से प्रमोशन हो। तो वो प्रोत्साहन और त्रुटि है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? जो शिक्षण विधियां हैं ना, उनको प्रभावित कारक कौन से कारक, जो आपको बताए थे ना 6 वही वाले कारक। मौसम, विषय की प्रवृत्ति और उपलब्ध समय, शिक्षक का धर्म या राजनीति। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सुटेबल यहाँ पर ये विषय की प्रकृति, उपलब्ध समय। ठीक है, क्योंकि विषय विषय वस्तु और संसाधनों के आधार पर विषय चुनी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। केवल धाम पाठ योजना में गृह कार्य कब दिया जाता है? यानी होमवर्क बोलते हैं, गृह कार्य असाइनमेंट कभी नहीं है, बीच में दिया जाता है, कक्षा के अंत में दिया जाता है। ऐसे पैसे भी बेसिक आते हैं, नहीं ऐसे नहीं आए। तो कक्षा के अंत में दिया था, आपको ही पता होगा, आप पढ़े होंगे 5 क्लास 4 क्लास में। तो वहाँ क्या होता था, 30 मिनट की क्लास हुई, क्लास के बाद कहते कि आपको घर से होमवर्क करना है, बचपन में ABCD लिख के आनी है, छोटा बड़ा लिख के, तो वही चीजें कक्षा के अंत में। नेक्स्ट चलते हैं। किस विधि में छात्रों को सबसे अधिक सक्रिय रहते हैं? यानी कौन सी ऐसी विधि सक्रिय रहते हैं सबसे अधिक? तो वो है व्याख्यान विधि, पाठ पुस्तक विधि, प्रोजेक्ट विधि या प्रदर्शन विधि। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इजी वे में आपको समझा देंगे। सक्रियता सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट विधि में होती है, क्रियात्मक विधि। कोई भी प्रोजेक्ट आपको दिया, प्रोजेक्ट बनने के आप इतने उत्साहित होते हो, प्रोजेक्ट को बना के लाते हैं, असाइनमेंट दे दिया, प्रोजेक्ट दे दिया आपको करने के लिए घर से कि ये बना के लाओ, तो डेडिकेशन के साथ उसको चीज बनाते हैं। जो CBSE बोर्डों में आजकल प्रोजेक्ट बेस्ड ज्यादा शिक्षण विधियां दी जा रही हैं, तो प्रोजेक्ट बेस्ड उनको चीजें
एज ए प्रैक्टिकल बेस में चीज़ समझ में आ जाती हैं, करके देखना खुद से करके सीखना वो अलग प्रोसेस होती हैं प्रैक्टिकल बेस के। तो वही प्रोजेक्ट वाला होम असाइनमेंट घर पे दे देते हैं, तो वही चीज़ें आप पूछिए सबसे सक्रियता किस में रहते हैं। व्याख्यान विधि में क्या 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट में कोई 10 से 12 आगे के होंगे, वो सुन रहे हैं पीछे के अपने मौज मस्ती कुछ भी कर रहे हैं, आंखों के पीछे टीचर आएगा नहीं, आगे खड़े होकर लेक्चर देता रहेगा। सबसे बुरी आपके यही सबसे ज्यादा दोष है इसका। पाठ्य पुस्तक विधि क्या है, पाठ्य पुस्तक विधि में क्या है कि हम कोई भी चीज किसी को हम बता देंगे ये पाठ्य पुस्तक है, ये यहाँ से इतना था पढ़ना, ये कवर करना, तो उसमें किसी का इंटरेस्ट होगा किसी का नहीं होगा। प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन विधि देख के करके सिखाना। वहां पे क्या 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट को हमने बैठा दिया, ये बेहतर है, लेकिन सबसे बेहतर प्रोजेक्ट विधि बताइए। एक इंटरेस्ट जगाना, यहाँ पे सबसे ज्यादा सक्रियता भाव पूछा है पैशन में, तो उसी हिसाब से आपको देना। सक्रियता भाव में क्या हम यहाँ बैठ के दे दें, प्रदर्शन करा रहे हैं स्टेज पर 50 स्टूडेंट है, तो वो इंस्ट्रक्शन तो दे रहे हैं हमको कराने, लेकिन सक्रियता हो सकता है पूरे 50 की ना हो, उसमें इंटरेस्ट 40 का हो। लेकिन सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट वाले में ना सबको हम असाइनमेंट सब बना के लाएंगे कैसा ना कैसा, क्योंकि उनको डर भी होगा एक कल हमारा चेक होगा, असाइनमेंट प्रोजेक्ट होगा तो हम बना के लाना है, चाहे वो उल्टा सीधा कैसे ही बना के लाएंगे। सबकी सक्रियता है उसमें, सभी 50 स्टूडेंट कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बना के लाएंगे अपना घर से जो आपने दिया है, तो सक्रियता भागे तो सबकी बनी है उसमें। ठीक है, ऐसे करके समझ लीजिए चीजों को। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आदर्श योग कक्षा की समय अवधि कितनी मानी गई? आदर्श है ना, आदर्श शब्द जुड़ा है, तो उसकी योग कक्षा की समय अवधि कितनी मानी गई है? पूरा दिन 10 मिनट, 45 से 60 मिनट, या 3 घंटे? तो 45 से 60 मिनट जो हमने बताया था ना वो मानिए आदर्श क्लास का। ये प्रश्न आ सकता है इस बार, इंपोर्टेंट लग रहा है, मैं आपको समझ लेना 45 से 60 मिनट। ठीक है, 30 मिनट नहीं होती, 30 मिनट कर लेते हैं बहुत से स्कूलों वगैरह में, 45 से 60 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं। दृश्य श्रव्य सारणी के उदाहरण क्या है? यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स, किताबें, ब्लैक बोर्ड, रेडियो, प्रोजेक्ट, वीडियो, चार्ट। तो बहुत इजी प्रश्न है, यहाँ पर पेपर फर्स्ट में आपने समझा होगा, चीजें समझाए थे। किताबें क्या है? ये ऑडियो और विजुअल यानी दोनों मोड में नहीं है, हम क्या उनको पढ़ रहे हैं केवल। ब्लैक बोर्ड क्या है? ब्लैक बोर्ड केवल हम देख रहे हैं, दोनों मोड में नहीं है, बोल भी नहीं रहा ब्लैक बोर्ड, केवल उस पर टीचर लिख रहा है, वही चीज घटित हो रही है यानी उनकी तरह। रेडियो क्या है? इसमें भी एक श्रव्य तरंग तो नहीं है, तरंगे आ रही है केवल, बोल के हम इन चीजों को सुन रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। नहीं, प्रोजेक्ट वीडियो, प्रोजेक्ट हुआ, वीडियो हुआ, चार्ट हुआ, इसमें क्या प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पर चीजों को देख भी रहे हैं, कोई टीचर पढ़ा रहा है, उन्होंने रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर वगैरह सुन भी रहे हैं, तो वो देख करके सुना हुआ ज्ञान अधिक अच्छा होता है, क्योंकि उसमें दो इंद्रियां काम करें, जितनी इंद्रियों से ज्ञान ग्रहण करेंगे उतनी उतनी क्षमता से अधिक स्टोर होता है कोई भी ज्ञान, यानी अंतिम अवस्था अवचेतन मन में जाता है। जितनी हमारी 5 इंद्रिय ना, 5 इंद्रियों जितनी भी इंद्रियां सक्रियता के साथ उस विषय में या जो पढ़ा रहे हैं उसमें भूमिका निभाई ना, वो अच्छे से ज्ञान अंदर तक जाता है अवचेतन मन में। तो हम क्या है, एक इंद्रिय हम देख रहे हैं तो देखने भी रहे, देखने देख कर भी लिया, सुन कर भी लिया, तो अच्छे से स्टोर हो गया। तीसरी इंद्रिय मन भी, जो मन के साथ तल्लीनता हुआ था ना उस विषय में, तो मन के साथ तल्लीनता पूर्वक जो पढ़ता है वो अच्छा ब्राइट स्टूडेंट बन जाए, वही टॉपर होते हैं, मन के साथ तल्लीनता के साथ पढ़ते हैं। मन भी एक इंद्रिय अवस्था, यानी ये भी एक इंद्रिय है मन। 5 इंद्रिय तो नहीं, जो मन के साथ भी जाता है ना, तो बुद्धि, मन, विवेक, तो वो इसलिए ब्राइट स्टूडेंट होते हैं। तो वही चीज है यहाँ पर, प्रोजेक्ट वीडियो चार्ट ज्यादा एक्सप्लेन करना यहाँ पर समय का अभाव है। इस टाइप के प्रश्न आते हैं अब ए और कथन बी आर में। तो पहला ए कथन दिया, आर कथन दिया गया, अब इसमें ये छांटना होता है, कथन ये बता दें मतलब ए और आर। तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, पहले हमें पढ़ना होता तो हमें हल्के ऐसे लिख लेना है, हमें कॉपी में वहां जो मिलेगा सॉल्व। यदि ए सही है तो सही का टिक लगा लें, आर सही है तो सही का टिक लगा लें। फिर पूछता है कि आर एक की व्याख्या कर रहा है, तो उसमें आपको व्याख्या में क्या दे देना होता है, और शब्द जोड़ के या इसीलिए शब्द जोड़ के। अब जैसे आप और इसलिए शब्द जोड़ोगे ना, तो वो उसी की बात आगे कही होगी, तो समझ लो इसीलिए और जोड़ने पर यानी कि ये इसी की व्याख्या कर रहा है। व्याख्या का मतलब क्या होता है? जैसे हमने बोला जैसे योग, योग अष्टांग, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बताया गया, यानी ए में बता दिया, तो ये चीज सही है। अब मैं उसमें दूसरा बोलता है अष्टांग योग के अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आते हैं। तो अब इसमें हम क्योंकि सब जोड़ेंगे इसीलिए, तो क्योंकि पतंजलि ने अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि देंगे, तो ये ए और आर दोनों सही है, व्याख्या नहीं कर रहा। और हम ऐसे बोलते क्योंकि पतंजलि ने योग, अष्टांग योग दिया है, और अष्टांग योग से राजयोग की प्राप्ति होती है, तो हम जोड़ेंगे ए और आर को कि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया है क्योंकि अष्टांग योग से राजयोग की प्राप्ति होती है। तो ये ए और आर सही है दोनों, व्याख्या भी कर रहा है क्योंकि उसी चीज को आगे दोहरा रहा है। तो ऐसे करके हम प्रश्न करने होते हैं, तो ऐसी प्रश्न इसमें ये आया, आपको समझना है।
कि शवासन कक्षा के अंत में अनिवार्य है। तो हमने अभी पहले प्रश्न आया था, आपको समझाया था, यानी कक्षा समाप्त होने पर शवासन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अगर प्रैक्टिकल कराने शवासन कराएं, कोई भी चीज पढ़ाई है तो प्रार्थना कर रहे हैं। तो शवासन की ये ठीक ठीक है, बात सही कही है इसने, ठीक है। अब आर को देखते हैं। यह एक पैरासिम्पैथिक तंत्र को सक्रिय करता है। तो पैरासिम्पैथिक तंत्र है ना, जो हमारे दो तंत्र सक्रिय करता है, यही बात सही है आर वाली भी। अब क्या पूछा कि शवासन कक्षा के अंत में अनिवार्य है। अब क्योंकि सब जोड़ो आर वाले में, क्योंकि इसलिए क्योंकि यह पैरासिम्पैथिक तंत्र को सक्रिय करता है। नहीं, ये गलत है, ये संक्रांति नहीं करता। ये विश्राम से शरीर की रिकवरी होती है बस। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर गलत होता है तो गलत वाले को चुनते हैं। तो केवल इसका ऑप्शन ए होगा। ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाया, प्रैक्टिस कर लेना। इसके 10 प्रश्न आते हैं पूरे ये इसी यूनिट में। हर यूनिट पतंजलि में से मिलेंगे, एनाटॉमी में से मिलेंगे, आपको स्वास्थ्य एंड योगा के से मिलेंगे। मतलब हर 10 यूनिट में एक एक प्रश्न या दो दो प्रश्न बनाते हैं। ऐसे इनके प्रश्न का पूरे सेट है कि कैसे कैसे सेट किया जाता है। वो चीज भी आपको आनी चाहिए एग्जाम निकालने से पहले। 10 प्रश्न आते हैं मिलान वाले, यानी एबीबी में मिलान वाले होंगे, वो 10 प्रश्न आएंगे। 10 प्रश्न क्या है, ए आर वाले आएंगे। ये 10 प्रश्न ए आर वाले, यही कथन निष्कर्ष वाले। 10 प्रश्न क्या है, 10 प्रश्न गद्यांश में आएंगे, जो 2 गद्यांश आएंगे, 5-5 नंबर के। तो उन गद्यांशों में से हमें छांटने होते हैं। पहले गद्यांश दे देंगे पूरी, वो उसमें से प्रश्न देंगे, छांटने होते हैं। तो ये 30 प्रश्न आते हैं। बाकी 70 प्रश्न वन लाइनर वाले आते हैं, जो वन लाइनर के प्रश्न होते हैं। तो इन 3 प्रश्नों को आपको गलत नहीं करना, कि प्रैक्टिस करनी है। ये कहने का मतलब है 70 प्रश्न को आपको वन लाइनर में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। योग शिक्षक को किस विषय का ज्ञान अनिवार्य है योग के अलावा? ये पूछा। भूगोल का, इतिहास का, शरीर रचना, क्रिया विज्ञान, गणित का। तो बहुत इजी है। ऐसा नहीं है कि हमें केवल योग ही जानते हो और हम आसन वगैरह करा रहे हैं तो हमें पता ही नहीं हो कि ये आसन का प्रभाव कैसे आ रहा है। हमने उल्टा सीधा आसन कराए तो मान लो उसकी हड्डी टूट जाए, मतलब टूटने का मतलब, जब हमें आसन का मतलब इंद्र का एनाटॉमी का पता नहीं है तो उल्टा सीधा उसको धन्नासन करा दिया और इतना पीछे झुकवा दिया, तो हो सकता है एल्बो में स्लीप डिस्क हो जाए या हड्डी ऊपर नीचे गैप हो जाए। तो वो चीज नहीं होनी, इसलिए यहाँ पर ये सेंस में बोला गया कि हमको शरीर रचना का ज्ञान भी होना चाहिए, क्रिया विज्ञान का। तो ये है। तो एनाटॉमी इसलिए जो MA MSc कोर्स करे तो उसमें एनाटॉमी इसलिए रखा गया है कि हमें शरीर ज्ञान विज्ञान होना चाहिए, ज्ञान। तो यही यहाँ प्रश्न आया है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। पाठ योजना बनाने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? पाठ योजना बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, समय काटना है, आत्मविश्वास और व्यवस्थित शिक्षण के लिए, वेतन प्रति प्रशासन को दिखाने के लिए। तो आत्मविश्वास व्यवस्था शिक्षण के लिए, यानी आत्मविश्वास आपको बढ़ता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम उपाय क्या बताया गया? अनुशासन बनाना, उसको सर्वोत्तम उपाय क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, क्योंकि 2 से 3 बार ये प्रश्न आ चुका है प्रीवियस ईयर में। अनुशासन में डिसिप्लिन, ठीक है। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया दंड देना है, यानी कि कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए। अब अनुशासन का मतलब क्या है? कोई टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, यहाँ कोई टीचर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा है, पीछे 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। उस 50 स्टूडेंट बहुत से उद्यमी होते हैं, बीच में बैठेंगे, पीछे बैठे, बैक बेंचर्स बोलते हैं इनको, पीछे स्टूडेंट बैठने वाले को। तो उनकी टपली होती है, 8 से 10 लोगों की टपरी होती है ना, तो वो बैक बेंचर्स बोले जाते हैं, उनको उद्यमी लोग होते हैं। पूरी क्लास में उद्यमी करते हैं, लोगों को पढ़ने नहीं देते हैं, ठीक है। तो उसी चीज में संदर्भ प्रश्न आया है, समझ लो। तो पहले में क्या, उन लोगों को दंड देना बताया गया है, या कक्षा से बाहर निकाल देना है। जैसे आप शुरू में आपको पता है कि जो उद्यमी बच्चे पढ़ते ही ना, किसी को पढ़ने देते हैं, डेली ऐसे उद्यम करते हैं। तो इसका मतलब ये कि आप सीधे अगले दिन क्लास लेक्चर लेने आए तो आपको उनको पहले शुरू में डंडी दे देना घुसते ही, या कक्षा से बाहर निकाल लेने का, तुम लोग बाहर निकल जाए, तो स्टूडेंट 40 स्टूडेंट हम पढ़ाएंगे, तुम किसी को पढ़नी है तो ऐसा कर देना। ये रचनात्मक कार्य में व्यस्त कर देना, या चिल्लाना, या ये नहीं है शुरू में उनको चिल्ला दिया आके कि तुम लोग शांत रहना, नहीं तो तुम लोगों की मुर्गा बना दे, पिटाई करेंगे, जो कुछ भी है सब बोल देना। तो वो भी नहीं है, ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे यही बताएंगे। रचनात्मक कार्य में व्यस्त कर देना है। अब क्या है, क्योंकि साथ ही टीचर का काम क्या होता है, किसी स्टूडेंट को शिक्षा प्रोवाइड कराना, यानी अधिगम में सुधार करना, अधिगम देना, अच्छी शिक्षा देना। तो अगर आप उनको दंड दे देंगे तो हो सकता है दंड देने से उनकी साइकोलॉजी ऐसी बन जाएगी, फिर वो और उससे बैठ जाएंगे, उनको जो और क्लास में पढ़ा रहे हो वो नहीं पढ़ाएंगे, यानी उनकी बाधा होगी विदिन पढ़ाई में। तो उनको दंड भी नहीं देना है। दूसरा क्या है, तीसरा का दूसरा कक्षा से बाहर निकाल देना। अब उन सभी स्टूडेंट को बाहर आप डेली डेली निकालेंगे तो उनका जो प्रोसेस, आपका टीचर का उद्देश्य क्या है, एक अच्छी शिक्षा देना स्टूडेंट को, तो इस चीज से, शिक्षा से वंचित रह जाएंगे।
आप उन पर चिल्ला दोगे तो चिल्लाने से भी क्या होगा, पूरी क्लास भी डिस्टर्बेंस में आ जाएगी। चिल्लाओगे तो आप, हो सकता है डर का माहौल बन जाए उस क्लास में, तो जो बच्चे पढ़ने वाले वो बच्चे भी नहीं पढ़ पाए, आप तेजी से चिल्लाओगे। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं किया जाता कि रचनात्मक कार्य को बिजी कर दिया जाता है, जिससे क्या शांत माहौल बना रहेगा, और जो पढ़ा रहे हैं तो वो ही पढ़ते रहेंगे। और उन चीजों, आपने उन चीजों को व्यस्त कर दिया ना उन स्टूडेंट को, तो हो सकता है व्यस्त के बाद पढ़ने भी लगेंगे। अब व्यस्तता का मतलब इन द सेंस यहाँ क्या चीज जोड़ी गई है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई इनको पजल दे दी है कि आप ये सॉल्व करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक एज ए टीचर क्या करता है, अच्छा टीचर होता है जो व्यस्त का मतलब यहाँ क्या बताया गया, आप जो भी चीज पढ़ा रहे हैं सबसे पहले उन्हीं उन्हीं से वो चीज पूछ लो जाके। तो वो उन्हीं से वो चीज पूछोगे ना आप जाके, तो उनको ऐसा लगेगा, पढ़ने में उनकी रुचि बन जाएगी। आपको डांटना नहीं है, बस थोड़ी सी सरल सी चार चीज पूछ लो, कठिन भी चीज नहीं पूछी, सरल पूछ लो, उनको मैं लगेगा ये चीज बता देगा। या कुछ ऐसी ज्ञान की चीज से संबंधित पूछो जो तुम पढ़ाने जा रहे हो, तो वो हो सकता है बता दे, उसका इंटरेस्ट जग जाए। तो पूरी क्लास में एंड तक शांत बैठे रहेंगे, क्योंकि इनका इंटरेस्ट जग गया, जहाँ से उनको डर का माहौल भी थोड़ा बन गया। डर का माहौल किससे बना, बाहर निकालने से नहीं बनाना, ना चिल्लाने से, बस पढ़ाई से जोड़कर डर का माहौल थोड़ा बना, इससे डर के मारे पढ़ ले वो चीजों को लेकर। इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये क्लासें आपकी रिकॉर्डेड की जाती हैं साथियों, ये समझ लो कम से कम 3 से 4 घंटे में डेली पढ़ाना होता है। ये भी आपके ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं, तो 30 डेज में पढ़ाना बहुत कठिन कार्य है ये, फिर भी आपके लिए क्लासेस हम कर रहे हैं, अपना काम छोड़ के, अपना पीआईडी वगैरह का कोई भी चीज़ है कार्य को अभी कम करके इसी क्लासों पर ध्यान दिया जा रहा है, केवल आपकी हेल्प के लिए वो भी। तो इसलिए आप इन वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें, ज़्यादा से लोगों को शेयर जरूर कर दें। अब ये प्रश्न आया, समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन विधि किसके लिए उपयुक्त बताइए। ग्रुप डिस्कशन होता है ना, जीडी बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप बना देते हैं, उनमें किसी प्रश्न प्रश्न पर चर्चा दे देते, प्रश्न दे देते हैं पर चर्चा की जाती है ग्रुप में बैठा के स्टूडेंट के बीचों में। तो वही प्रश्न पूछा है, किस लिए उपयुक्त बताई गई है ये विधि ग्रुप डिस्कशन। दार्शनिक और वैचारिक स्पष्टता के लिए, क्रिया के लिए, आसन सिखाने के लिए, ध्यान के लिए। तो यहाँ पर क्या है ना, दार्शनिक और वैचारिक स्पष्टता के लिए है। दार्शनिक और वैचारिक स्पष्टता का मतलब इन द सेंस यहाँ पर क्या है, जो हमने ग्रुप बनाए ना, कोई प्रश्न है तो कोई प्रश्न यहाँ पर ग्रुप में रख दिया, तो आपस में डिस्कस करेंगे ना स्टूडेंट वगैरह, तो एक नया सिद्धांत निकल के आता है, एक अच्छा इनपुट निकल के आता है कि इस प्रश्न का ये आंसर होगा, ऐसे ऐसे होगा, क्योंकि उनके द्वारा ज्ञान द्वारा इंप्लीमेंट हर चीज की गई है, डिस्कस किया गया उस चीज पर ग्रुप के द्वारा पूरे। तो यही चीज है, दार्शनिक और वैचारिक स्पष्टता होती है, स्पष्टता ज्ञान की नई चीज निकल के आती है। तो ये है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, योग में अनुकूलन का उपयोग कब होता है, यानी योग में अनुकूलन का उपयोग कब होता है, जब शिक्षा थक जाए, हमेशा, जब छात्र की शारीरिक सीमाएं हो, या कभी नहीं। तो जब छात्र की शारीरिक सीमाएं हो तब। नेक्स्ट प्रश्न चलिए, बेसिक प्रश्न है, शिक्षण का पूर्ण से अंश नियम किस पर लागू होता है। पूर्ण से अंश नियम में पहले इतिहास पढ़ना, पहले पूरा आसन दिखाना, फिर टूटे, फिर टुकड़े समझाना, केवल अंग व्यायाम करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ये आंसर होगा, बेसिक ही प्रश्न है, पहले पूरा आसन दिखाना, फिर टुकड़े समझाना। यानी पहले आपने करके दिखा दिए, ये ऐसे करते हैं, फिर भी सही नहीं है तो उसके पास जाकर उसे समझा सकते हैं, या वहीं जा बैठे वहां से समझाते हैं, देखो पहले आपको ऐसे हाथ फोल्ड करने हैं, हाथ के बाद गर्दन सीधी रखनी है, सांस लेनी है, प्राणायाम करवाए तो पहले कौन सी नाक से सांस लेनी है। तो ये है, पहले खुद दिखा दिया पूरा, फिर उसको कर रहे हैं। ये नहीं कि आप बोले जा रहे हैं, आपने कोई पोजीशन बनाई नहीं है, उनसे बोले जा रहे हैं, तो वो चीज नहीं होती है, गलत मानी जाती है टीचिंग के प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, योग शिक्षक के लिए, योग शिक्षक के वस्त्र को कैसे होना चाहिए। वस्त्र है, योग शिक्षक होता है तो कैसे, फैशन वाले, बहुत टाइट वाले, ढीले आरामदायक और सभ्य, या जीन्स टॉप वगैरह, तो ढीले और आसन वाले होते हैं, जिससे आप अच्छे से आसन कर सको। जितने ढीले वगैरह हो तो अच्छे से आपको आसन कर पाए, पद्मासन जो भी है, जो कठिन वर्क है, कठिन आसन है वो सभी, क्योंकि यही प्रश्न आता है, इजी भी प्रश्न है। पाठ योजना में उद्देश्य कितने प्रकार के हैं, जो पाठ योजना उसमें उद्देश्य कितने हैं, 10 प्रकार के, केवल एक सामान्य और विशिष्ट है, कोई भी नहीं। तो सामान्य और विशिष्ट है जो उद्देश्य पाठ योजना बताए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, योग कक्षा में प्रेरणा किस चरण में सबसे ज्यादा जरूरी है, घर पर, कभी नहीं, प्रस्तावना में, अंत में। तो यहाँ प्रस्तावना में बताइए, शुरुआत में ही सीखने की इच्छा जागृत करनी होती है। प्रस्तावना में क्या है, शुरुआत में ही जागने की इच्छा जागृत करते हैं, तो यही प्रेरणा है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, शोधन क्रिया सीखते समय सबसे महत्वपूर्ण निर्देश क्या है। जो शोधन क्रिया कर रहे हैं ना, षटक्रम या शोधन क्रिया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है, खाली पेट और सुरक्षा सावधानी, आंखें बंद करना, भोजन के बाद तेजी। तो इसमें खाली पेट और सुरक्षा सावधानी है, ये नहीं कि बिना
सुरक्षा के आप कह रहे हैं धोती है, दंड धोती है, तो बिना सुरक्षा के आप कर रहे हैं केवल डंडा उठाया, रम्मा दंड यानी केले का डंडा सीधा अंदर कर दिया, ऐसे नहीं। इंस्ट्रक्शन टीचर होगा, अध्यापक आपके पास, वो बताता है वैसे ही वैसे आपको करना है किसी के दिशा निर्देश में। तो वही चीज है। और प्लस क्या, जो सुविधाएं हैं वो भी हमें इसमें रखनी है। खाली पेट तो खाली पेट के साथ करना चाहिए, वमन करना चाहिए, तो वही यहाँ पर बताइए शोधन क्रियाएं षटक्रम। तो खाली पेट और सुरक्षा रखनी चाहिए। खाली पेट तो सभी षटक्रम में होना चाहिए, प्लस सुरक्षा भी होनी चाहिए। प्रार्थना का योग कक्षा में क्या महत्व है, यहाँ प्रार्थना है और योग कक्षा में क्या महत्व बताया प्रार्थना का। मन की एकाग्रता और सात्विक भाव पैदा करता है, समय भरना, धार्मिक विचार या गाना सिखाना। तो मन की एकाग्रता सात्विक भाव पैदा करता है। कोई हम प्रार्थना कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, हम बोले हम ब्रह्मास्मि, हे प्रभु, है ओम, गायत्री मंत्र जप कर लिया, तो इससे मन की एकाग्रता हो रही है, शांति भाव पैदा हो रहा है, सात्विक भाव, सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। एक अच्छे प्रश्न की विशेषता क्या है, जो अच्छा प्रश्न की विशेषता क्या है, जिससे भी यही प्रश्न मान लो तो इसकी विशेषता क्या है। ये अच्छा प्रश्न मान लो कि ये अच्छा प्रश्न है, इसकी विशेषता आपको क्या लग रही है। उद्देश्य स्पष्ट और विचारोत्तर होगा, लंबा और जटिल होगा, या अस्पष्ट होगा जिसका उत्तर ना हो। तो अब यही प्रश्न है, अगर इसका उत्तर ना हो तो कैसा लगेगा, गलत लगेगा। अस्पष्ट होगा तो भी आप इसका आंसर नहीं दे पाओ, लंबा जटिल होगा तो मान लो सारांश इतना बड़ा दे दिया तो आप आधा पढ़ के ही छोड़ दोगे। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, उद्देश्य पूर्ण हो। यानी एक अच्छा प्रश्न का यही है कि जिसका उद्देश्य हो कि क्या चीज के बारे में बताया जा रहा है, क्या प्रश्न है, तो उत्तर क्या है, स्पष्ट हो और विचारोत्तर हो, ये चीज है बताई गई है। अध्यापन है, टीचिंग क्या है, केवल एक व्यवसाय, एक कला और विज्ञान दोनों, एक विज्ञान है एक कला। 2 से 3 बार प्रश्न आया, इंपोर्टेंट प्रश्न है, सीधे आपको याद करना है, कोई चीज रटनी भी नहीं है, समझना है। अध्यापन टीचिंग है ना, टीचिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, विज्ञान और कला है, ये कला होती है। कला क्यों है, क्योंकि हर कोई इस चीज को पढ़ा नहीं पाता। कोई भी टीचर, बहुत से टीचर होंगे, आपने देखा हो यूट्यूब वगैरह पे ऐसे जोड़ दिए, चाहे आप योग की क्लासे वगैरह, बहुत से टीचरों को इतना ज्ञान होता है कि वो, लेकिन स्टूडेंट तक पहुंचा नहीं पाते हैं ज्ञान। क्यों, क्योंकि उनकी उस चीज में निपुणता नहीं होती, यानी कला नहीं होती पढ़ाने की। बहुत से स्टूडेंट ऐसे कम, बहुत से टीचर ऐसे कम ज्ञान है, फिर भी वो इनके इतने निपुण है पढ़ाने में कि स्टूडेंट तक पहुंचाने में सटीकता से उस ज्ञान को पहुंचा देते हैं। तो ये भी एक कला है। तो हमें एक टीचर के अंदर एक कला होनी चाहिए अच्छे अध्यापन के, अच्छी टीचिंग के लिए। और ये विज्ञान तो ही है, यानी विज्ञान में साइंटिफिक वे में कोई चीज पढ़ानी है, पाठ योजना करके, जैसे पूर्व बताया था ना, पहले पाठ योजना आया था, घर से ही हमें प्री सोचना कैसे क्या पढ़ाना क्या करना। तो ये एक सिस्टमेटिक विज्ञान दोनों बताई गई है, टीचिंग यानी विज्ञान भी है कला भी है। ये नहीं है कि हम उल्टा सीधा कैसे भी कुछ भी पढ़ाया रहा है, ऐसे नहीं। विज्ञान का मतलब सिद्धांत होता है, तो सिद्धांत एक चीज है, ये लर्निंग, ये टीचिंग, सॉरी, कला और ये दोनों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आता है, सीधे याद करो तो अच्छा है। टीचिंग और कला तो आप याद कर लो। कला क्या है, सीधे बोलते ना कि ये आर्ट है, एक आर्ट। कोई भी चीज बोलते ना कि ये आर्ट, जैसे आप कोई भी चीज जानते तो वो नहीं जानता तो बोलते ना कि भाई ये आर्ट है, ये मैं ही जानता हूँ, तू नहीं जानता, ये करने ठीक है, तेरे से नहीं होगा। तो ऐसी टीचर का काम क्या है, टीचर ही बोल सकते हैं कि भैया ये कला है, ये पढ़ाने की, तू नहीं पढ़ा पाएगा, तू डरेंगे, मैं पढ़ा लूंगा, अच्छा मैं अच्छे से जानता हूँ। तो वो एक कला और विज्ञान है। विज्ञान मतलब विज्ञान तो ये साइंस सिद्धांत होती है, दोनों चीजें, सिद्धांत और कला यानी विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसीलिए। यदि कोई छात्र आसन नहीं कर पा रहा तो शिक्षण को क्या करना चाहिए। आसन कोई नहीं हुआ तो अब उसे क्या करना है, अनदेखा कर देना है कि छोड़ो वो नहीं जानता, मैं, हमें क्या मतलब, सीखेगा सीख लेगा, नहीं ऐसे नहीं करना। वैकल्पिक या सरल विधि से बताना चाहिए, कक्षा से बाहर कर देना है, उसे डांटना चाहिए, ऐसा नहीं है कि। इसका आंसर ये होगा, वैकल्पिक या सरल विधि में बताना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अनदेखा कर देना है उसको या डांटने लगा तो ऐसा नहीं होगा, ये होगा, क्यों आ गए यहाँ पे क्लास में तुम, ये कक्षा से बाहर का, ऐसा नहीं है कि गेट आउट, बाहर जाओ, ये वो। ये अच्छी एक टीचर की वो नहीं होती है, क्योंकि उद्देश्य तुम्हारा पूरा नहीं, उद्देश्य का पूरा हुआ जब उसको दोबारा बताएं, वैकल्पिक सरल विधि से बताए, देखो ऐसे करो बेटा, ये ऐसे होगा, ऐसे आपको हाथ करने, ऐसे सांस लेनी है, प्राणायाम ऐसे करना है। तो एक अच्छे टीचर की पहचान होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं। योग शिक्षण में दृश्य का उपयोग कहाँ होता है, यानी योग शिक्षण करें ना, दृश्य का प्रयोग कहाँ होता है। विजुअलाइजेशन है, जो खाना खाने में, योग निद्रा और ध्यान में, बात करने में, दौड़ने में, बहुत अच्छा इंपोर्टेंट पड़ता है, इजी प्रश्न है। योग निद्रा और ध्यान में होता है विजुअलाइजेशन। हम कोई विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं ना, योग निद्रा कर रहे हैं, तो हम आंख बंद कर रहे हैं, इंद्रियों अंदर की ओर ध्यान है ना, अवस्था है ना, वही विजुअलाइजेशन बोला गया। ये अपने अंदर की ओर देखो, इंद्रियों से देखो, विषय आदि बाहर करो, आंखों से देखते हुए इंद्रियों को अंदर की ओर देखो, वही विजुअलाइजेशन बोला गया यहाँ पर, दृश्य।
तो ये है योग के संदर्भ में पूछा ना, तो योग शिक्षण के, तो इसीलिए जो होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इजी प्रश्न है लेकिन समझने के साथ समझ में आया तब इजी है। विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण का अर्थ क्या है? जो विद्यार्थी केंद्र ना, यानी स्टूडेंट सेंट्रल टीचिंग। पहले तो आपको यही समझ, स्टूडेंट सेंट्रल टीचिंग क्या है। तो पहले तो ये चार ऑप्शन है, शिक्षक अपनी मर्जी करे, सिलेबस केंद्रित करे, या परीक्षा केंद्रित करे, विद्यार्थी की आवश्यकता और सर्वोपरि रखे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ये समझाते हैं आपको क्या इसका मतलब। ही ये 102 बार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्यार्थी की आवश्यकता क्षमता सर्वोपरि हो। स्टूडेंट सेंटर टीचिंग क्या है? ये आजकल शिक्षा चलाई जा रही है कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग सुविधा देना, एसी क्लासेस, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छा क्लास को दिखा देना, वो करना, मतलब एक तरह से ऐसा वातावरण बना देना बहुत अच्छा दिखे ये हुआ। और पढ़ाई के नाम पे शून्यता होती जा रही है शिक्षण संस्थानों में आजकल। केवल क्या है, स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने जिससे स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आए और उनको संस्थानों को पैसा अधिक से अधिक कमाई हो, यानी कमाई का जरिया इसमें घुस गया है शिक्षा में। तो ये चीज होने लगी, तो इसी चीज को स्टूडेंट सेंट्रल टीचिंग बोला गया है। विद्यार्थी यानी विद्यार्थी की यानी ज्यादा इसमें सुविधा पर ध्यान दिया जाता है, टीचर की सुविधा पर ध्यान नहीं है। टीचर की सुविधा का मतलब टीचर के पढ़ाने पर फोकस नहीं है, संस्था में अच्छे टीचर रखें उनसे कोई मतलब नहीं है, या उसका निरीक्षण करें, या टीचर कैसा पढ़ा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है इस विधि में। तो ये चीजें आजकल होनी है। आजकल क्या हो रही है, जो स्टूडेंट है उसकी हर चीज पर ध्यान दिया रहा है। एसी खराब होगी तो तुरंत स्टूडेंट बोले एसी वगैरह सुविधा देने लगे उसे, प्रोजेक्ट वगैरह अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट वगैरह लगा दिए, स्मार्ट क्लासेस वगैरह लगा दिए, ये चीज कर दिए वो चीज। तो वही चीज बोलेगा स्टूडेंट्स, विद्यार्थी की आवश्यकता जो आवश्यकता उसको वो पूर्ति कर दे, और क्षमता सर्वोपरि है उसी चीज वो। बहुत अच्छा प्रश्न है और समझने के दृष्टिकोण से आपको कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। योग शिविर का आयोजन किस प्रकार की गतिविधि है? जो योग शिविर का आयोजन कर रहे हैं किस प्रकार गतिविधि के अंतर्गत आता है? व्यर्थ काम माना जाता है, व्यक्तिगत कार्य माना जाता है, शैक्षणिक अपराध माना जाता है, सहपाठन सहपाठ चल रहा है गतिविधि से सहपाठक गतिविधि के अंतर्गत है। जो योग शिविर केंद्र वगैरह लगाते हैं ना, वही सहपाठक गतिविधि। तो ये क्या है सहपाठक गतिविधि? तो यह नियमित कक्षा से हटकर अनुभव प्रदान करना है। आपको किसी चीज का ज्ञान है, जैसे मान लो आपको मधुमेह है, मधुमेह ले लेते हैं, मधुमेह, क्योंकि आजकल ज्यादा रोग है ना, तो लोग जानते हैं मधुमेह डायबिटीज क्या है। आपको इस चीज पे ज्ञान है, आपने शोध किया है कि मधुमेह में मंडू का आसन हुआ, प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम हुआ, जो कुछ भी है जो काम जो वर्क करते हैं। तो आपने क्या किया, लोगों को अवगत कराने के लिए आप एज योग के स्टूडेंट होते हुए, उनको शोध छात्र होते हुए आप कैंप लगाएंगे। कैंप लगाकर लोगों को अवगत कराएंगे, इसमें ये आसन करना चाहिए, ये प्राणायाम करना है, जिससे डायबिटीज टाइप 2 कम होती है। कपालभाति करोगे, बीटा सेल्स ज्यादा बनेगी, रन्या से एक्टिव होगा, इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी तो ग्लूकोज एंड ऊर्जा फॉर्म में बदलने लगेगा, ये करो वो करो, मतलब पूरी एक आपने चीज समझाने लगी। तो वही चीज में होती है नियत कक्षा से हटकर, यानी कि आपको एक ऐसी जगह जाना और वहां पर ज्ञान देना। तो यही योग शिविर का काम होता है। तो ये सहचप पाठ चल रहा है, यानी लोगों के साथ मिलजुल कर उसको ज्ञान देना, पाठचर्या गतिविधि, ठीक है। इंग्लिश में समझ रहे हैं, हिंदी समझ में नहीं आया। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, अंतिम प्रश्न है साथी को। एक सफल योग शिक्षक की पहचान क्या है? मतलब एक सफल योग शिक्षक पूछा क्या पहचान है, सफल कब होगा योग शिक्षक, ऐसे समझ लो शुद्ध हिंदी में। सफल कब है, उसकी सफलता कब मानी जाएगी, कैसे आंकलन हुआ? उसके छात्र का सकारात्मक रूपांतरण, यानी कि सकारात्मक यानी जो पढ़ा रहे हैं वो चीज उनके समझ में आ रही है, सकारात्मक रूपांतरण से। सोशल मीडिया फॉलोअर्स, यानी कि उसके फॉलोअर्स बढ़िया टीचर के, वो अच्छा माना जाएगा। ज्यादा फीस लेना, यानी स्कूल संस्थान ज्यादा फीस लेना तब एक अच्छा, बहुत से कहते हैं ना ये संस्थान बहुत अच्छे, ज्यादा पैसे ले रहा है तो उससे लोग लोभावित होते हैं कि अच्छा होगा, ये फीस ज्यादा ले रहा है, ऐसा भी नहीं होता, कुछ भी गलत होता है सोच हमारी धारणा। कठिन आसन करवाना, यानी कि बहुत से सोचते हैं कि वहाँ संस्थान में एडवांस योग ज्यादा कराते हैं तो अच्छा होगा, ये है वो है, तो वो लुभाते हैं लोगों को। तो ये भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उनके छात्रों का सकारात्मक रूपांतरण। यानी कि जो आप इनपुट दे रहे हैं तो वो आउटपुट होना चाहिए, दिखना चाहिए, सकारात्मक रूपांतरण आना, सकारात्मक मतलब पॉजिटिविटी आनी चाहिए। ये नहीं कि आप पढ़ा रहे हैं तो इतना नेगेटिव नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है कि वो कुछ सीखे ही नहीं है चीजों को। तो वही चीज बोलिए, अच्छे जब माने जाओगे, जो तो इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट स्टूडेंट में दिखना चाहिए, ठीक है। आई होप आज हमने 50% पूरे कवर कर लिए। इस प्रकार हमें 9 यूनिट थी, ये बहुत ही इंपोर्टेंट यूनिट थी। शिक्षण की विधियां, इसमें से बहुत प्रश्न आते हैं प्रीवियस ईयर का, जो भी पेपर उठाओगे आपको 10 से 12 प्रश्न मिले होंगे। शुरू में हमने समझाया 10 से 12 प्रश्न। तो
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये छोड़ना नहीं है। जो हमने बहुत अच्छे ऐसे वे में आपको समझाया कि आप एज ए स्टूडेंट्स हो, जैसे इसमें ये प्रश्न आए थे ऐसे ही, और हम एक टीचर हैं तो हमारी क्या प्रोसेस लर्निंग की, तो कैसे आप तक पहुंचे उस ज्ञान को, वैसे ही हमने आपको बताया इजी वे में। और आप आई होप अच्छे से वीडियो देखेंगे बिना स्किप किए। जो स्टूडेंट्स होंगे, नए एस्पिरेंट्स होंगे, उनके नोट्स भी नहीं होंगे, उन्होंने बस ऐसी वीडियो देख ली और एग्जाम में गए, उनको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जो इंपोर्टेंट हमने वीडियो में प्रश्न बोले उनको तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, उनको आपको एक दो बार एग्जाम से पहले देख लेना, दोहरा लेना है। हो सकता है वही प्रश्न है, क्योंकि इस वीडियो में ना साथियों प्रीवियस ईयर के प्रश्न रिपीटेड हमारे द्वारा किए गए, तो ये बार बार रिपीटेड है नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला प्रश्न है मान लो, तो ये बार बार रिपीटेड हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी शामिल किए गए हैं, हमने शुरू में बोला था, जो आने की संभावना है इस बार, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दो, लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आई होप इस प्रकार हमारे द्वारा पूरी 10 यूनिट कवर कर दी गई हैं। आज ये 9वां यूनिट था, कल 10वीं डाल दी गई थी। तो अब प्लेलिस्ट में सभी इन वीडियो के भाग मिल जाएंगे। जो भी पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट जाकर चेक कर ले। हमने प्लेलिस्ट में क्या लिख दिया, यूजीसी नेट जीआरएफ, तो उसका एक फोल्डर बना दिया, उसी फोल्डर में सारी वीडियो हम रखते जा रहे हैं। इससे क्या होगा, कोई भी नए एस्पिरेंट्स आए, कभी पहली बार वीडियो देखेंगे तो उनको सुविधा हो जाएगी। क्योंकि आगे पीछे कब तक वीडियो देखेंगे, कोई भी स्टूडेंट है कैसे डाउनलोड करेंगे, तो उस पूरे फोल्डर को डाउनलोड कर सकते हैं या एक एक करके देख सकते हैं, जैसी सुविधा हो वैसा कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका इस बार आई होप अच्छे से एग्जाम आपका क्लियर हो, यानी नेट जीआरएफ बोर्ड निकले आपका, इसलिए हमने वीडियो बनाई, हमारा उद्देश्य भी पूरा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आपका जीआरएफ नेट निकल जाए तो हमें कमेंट जरूर करना, क्योंकि हमारे भी जो हेल्प आपकी ये है, सफल हमने टाइम निकाल के आपकी हेल्प के लिए वीडियो बनाई है, तो हमारा भी उद्देश्य पूरा हो, हमें ही पता चले कि कितने कितने लोगों को इससे हेल्प मिली है। इसलिए जब भी आपका एग्जाम हो जाए, रिजल्ट वगैरह, तो हमें कमेंट जरूर करें ना, कोई भी आपने एक वीडियो देखी हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।